questions, don't hesitate to ask Mushtaq Sahib if you're in the hall. Put your hand up, or we can ask the questions after the presentation in the break. Otherwise, अगर if you're online, अगर आपकी कोई question हो तो please आप type कर दें और मैं फिर at the break in the session मैं फिर Dr. Azhar Naam साहब से वो question ले सकता हूँ. So thank you, and without any further ado, please, Dr. Saab, over to you. Thank you, Hisham. Assalamu alaikum to all. मैं कोशिश करूंगा कि इसको उर्दू में रखें क्योंकि ये स्टेक होल्डर इनिशियलाइजेशन के बारे में है और हमने इसमें स्टेक होल्डर कम्युनिटीज जो हैं उनको एंगेज करना है. आमतौर पे जो पाकिस्तान की लैंग्वेज है इस प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल में उसी में होना चाहिए ताकि जो लोकल लेवल में स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज किया जा सके. तो अगर आपको किसी भी लेवल पे कोई क्वेश्चन वगैरह आता है, यू कैन स्पीक आउट. आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज वी गो फर्दर. और मेरा नाम डॉक्टर अज़हर नाम है. मैं मैगिल यूनिवर्सिटी में मैंने PhD की है. उसके बाद मैंने पोस्टडॉक मैगिल यूनिवर्सिटी से की है कनाडा से, और बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में सन 2004 से मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ. मेरा ख्याल है कि ये जो सीरीज ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड कंडक्ट करा रहा है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल हमें सिस्टम के बारे में समझने में, क्योंकि ये सिस्टम डायनेमिक्स थिंकिंग और सिस्टम मॉडलिंग जो है पाकिस्तान में एक न्यू कॉन्सेप्ट है. ऑल्दो जो दूसरी यूरोपियन यूनियन से हैं और जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं वाटर मैनेजमेंट के, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो हर लेवल पे अडॉप्ट की जा रही है. तो पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली इन्होंने एक प्रोजेक्ट कंडक्ट करने का जो है जिम्मा लिया है, जिसमें पेशावर में फ्लड अडॉप्टिव रेजिलियंस की बात हो रही है. लेकिन सिस्टम डायनेमिक्स में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर आप इसको किसी और लेवल पे या किसी और प्रॉब्लम के लिए करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं. तो इसके अंदर आपको इस किस्म की स्किल्स मिलेंगी जिसमें आप a part of this flood management या adapted resilience के अलावा भी इसको मुख्तलिफ उसके अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं. तो देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है. अगर हम टुडेज आउटलाइन देखें तो सबसे पहले हम अडॉप्टिव रेजिलियंस की बात करेंगे कि अडॉप्टिव रेजिलियंस क्या है, सिस्टम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्यों हम सिस्टम साइंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्यों जो कन्वेंशनल टूल्स हमारे पास डेवलप टूल और टेस्टेड टूल हमारे पास मौजूद हैं वो फेल हो रहे हैं, क्यों सिस्टम डायनेमिक्स हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया है, सिस्टम डायनेमिक और सिस्टम थिंकिंग मॉडलिंग है क्या. और सिस्टम डायनेमिक को इन डिटेल हमने डिस्कस करना है अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप में, जिसमें आपको इसके टूल्स और मॉडल की बेसिक्स के इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो डिस्कस करेंगे. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिस्टम थिंकिंग ओनली, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टम डायनेमिक मॉडलिंग. और पार्टिसिपेटरी मॉडल बिल्डिंग वर्कशॉप्स फ्रेमवर्क क्या है, स्टेक होल्डर को हम किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं, स्टेक होल्डर के इंट्रोड्यूस किस तरीके से किए जाते हैं, इनका जो डायग्राम का डेवलपमेंट का प्रोसीजर क्या है, स्टेक होल्डर में जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है. आमतौर पे हो ये रहा है, अगर आपने न्यूज़ देखी हो, सोशल मीडिया देखा हो, या हर जगह पे ये बात हो रही है कि जो इकॉनमी है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वो क्रैश कर रही है और जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है उनमें जो है रुझान कोई बेहतर नहीं है. उसकी मेन रीज़न ये है कि हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी को पहुंच चुके हैं. with the increase in population, जो ग्लोबल एनवायरमेंटल सिस्टम है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट नहीं हुई है, जिस वजह से सिस्टम के रिसोर्सेज जो हैं वो अपनी सस्टेनेबिलिटी को खो चुके हैं.
अगर इस ग्राफ को आप देखते हैं तो इसमें रिसोर्सेज जो है कंटिन्यूसली डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड ग्राफ है जो यूएनईपी ने, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वालों ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वालों ने, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि सन 21,000 में हम जो है अपनी रिसोर्सेज को तकरीबन फुली जो है डिप्लीट कर चुके होंगे। अगर आप इन ग्राफ्स को देखें तो इसमें एक पीक है और उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। ये असल में उन पॉलिसीज का नतीजा है जो ह्यूमन मैनकाइंड ने वक्तन फवक्तन इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस की हैं, ठीक है। और इन पॉलिसीज का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि इनको वन वे थिंकिंग की गई है। एक मसले को हल करने के लिए आपने बाकी मसाइल को या सिस्टम के, एनवायरनमेंट के सिस्टम को इम्बैलेंस किया है, जिस वजह से जो है सिस्टम जब अपनी पीक तक उसको बर्दाश्त कर चुका है, उसने बर्दाश्त किया और उसके बाद उसमें जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। ये कॉमन फिनोमिना है जो हम सिस्टम डायनामिक्स मॉडलिंग में इजीली जो है इसको मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर एक कॉमन टेबल के ऊपर आ जाएं और अपने व्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करें, वन वे थिंकिंग से निकलें, जिसमें जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, लोकल स्टेक होल्डर हैं, लोकल पीपल हैं, ये सारे जो हैं एक सिस्टम को स्टडी करके, हर एक अपने जो प्रॉब्लम है, रिसोर्सेस है, उनको स्टडी करके एक कोई कॉमन सोल्यूशन के ऊपर आए। तो उसके लिए अगर हम देख लें तो दो तरह की नॉलेज हमें मिलती है। एक तो लोकल नॉलेज होती है, ये पाकिस्तान में आमतौर पर खासी पाई जाती, जिसमें यानी इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, डिबेट करते हैं, हमें मसाइल का इदराक है, हम अपने सॉल्यूशंस को पेश करते हैं, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जहां हमारे लिए एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसके ऊपर जाके हम अपने इस तमाम प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। हम गली मोहल्लों में एक दूसरे के साथ मसाइल को डिस्कस करके डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन उसको किसी मुंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। तो आमतौर पे जो लोकल नॉलेज होती है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि जो लोकल पीपल होते हैं उनको मसाइल का इदराक ज़्यादा होता है। अगर आप के घर में कोई मसला है तो आपको उसको उसका ज़्यादा पता होगा। अगर आप बाहर से आके कोई उसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेगा तो हो सकता है कि वो सोल्यूशन फेल हो जाए। आप अगर खुद सोल्यूशन निकालेंगे तो जरूर वो सोल्यूशन जो है तमाम उसके प्रोन एंड कॉन्स को देख के डेवलप किया गया होगा। तो हमारे पास ये जो लोकल नॉलेज के एक्सपेरिमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ लेवल्स पे हो चुके हैं। जैसे इरिगेशन में अगर आप देखें तो प्रोवेंशनल इरिगेशन अथॉरिटी बनी थी, जिसमें मुख्तलिफ खाल पंचायत और जो है वाटर यूजर एसोसिएशंस वगैरह बनी थी, जिन्होंने इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन करने का बेड़ा उठाया था। इसी तरीके से जो है हम इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो जो लोकल नॉलेज है इसमें प्रैक्टिकल और कलेक्टिव और स्ट्रांगली रूटेड नॉलेज होती है किसी खास जगह के मुताबिक। तो अगर हम देखें कि वापडा या वाटर मैनेजमेंट एसोसिएशन वो अगर देखेगी तो ग्लोबल स्केल पे देखेगी। ग्लोबल स्केल पे वो एक पूरे सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को लेंगे और उस लिहाज से प्रॉब्लम को लेके चलेंगे, और उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या सिटी के लिहाज से होंगी। लेकिन अगर लोकल पीपल को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाएगा तो वो उन पॉलिसीज के टिपिंग पॉइंट्स या प्रोन एंड कॉन्स को इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। तो आमतौर पे जो लोकल सॉल्यूशंस होते हैं ये अडॉप्टिव सॉल्यूशन होते हैं, यानी हम सिस्टम से लर्न कर रहे होते हैं। जब हम अडॉप्टिव की बात करते हैं तो अडॉप्टिव में असल में आपको एक पॉलिसी अप्लाई करते हैं, पॉलिसी अप्लाई करके उसकी सिस्टम के ऊपर स्टडी करते हैं, सिस्टम के ऊपर स्टडी करके आप 1-2 साल के बाद उसके इम्पैक्ट देखते हैं, अपनी पॉलिसी को रिवाइज करते हैं।
तो यूजुअली इन अडॉप्टिव सॉल्यूशन वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, और साथ साथ जो है हम अपने एक्शन को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो लोकली अडॉप्टिव सॉल्यूशन इसमें इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी होती है कम्युनिटीज की, जिससे जैसे आमतौर पे वाटर मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि अगर आपने अपने खाल को पक्का करना है तो हमें लेबर दे दें, तो फार्मर जो है वो सारे इकट्ठे होकर लेबर उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है और विन विन सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि ये जो लोकल पीपल होते हैं ये वेल अवेयर नहीं होते साइंस से, और इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो साइंसी बुनियादों पे एप्लीकेबल नहीं होते, फिजिबल नहीं होते। ये इसका एक बड़ा कौन है। और इसके अलावा जो है ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स या टूल यूज नहीं करते। तो इस चीज को हमें एड्रेस करने के लिए एक्सपर्ट्स को साथ लेना पड़ता है। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि वो लोकल, अगर उनको कोई लोकल नॉलेज या स्टेक होल्डर्स मिल जाते हैं तो वो उनको स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ द कम्युनिटीज के साथ जो साइंसी बुनियादें हैं उसके ऊपर देखते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को चेक करते हैं और उसके बाद कुछ बेटर पॉलिसीज दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें वो स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन दे सकते हैं क्योंकि उनके पास बेटर टूल्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है जिससे वो मुख्तलिफ केस स्टडीज के एक्सपीरियंस उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ खुद कुछ पॉलिसी इन्वॉल्व करते हैं तो आमतौर पे वो लोकल्स की जो नीड है उसको फोर्सी नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये टॉप डाउन अप्रोच जो है ये आमतौर पे फेल होती है। यहाँ पे जरूरत है इन दोनों के इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो सिस्टम थिंकिंग होगी, जिसमें इन दोनों को एक टेबल के ऊपर बिठा के इनके सॉल्यूशंस को स्टडी किया जाएगा। तो कुछ पॉलिसी फेलियर एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें वन वे थिंकिंग की गई और सोचा गया कि ये पॉलिसी जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, लेकिन आमतौर पे वो फेलियर्स हो गए। यूएस में बहुत रोड्स डेवलप की गई हैं, वो रोड्स जो हैं ट्रैवलिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए और एडुकेसी को इम्प्रूव करने के लिए की गई हैं। लेकिन आमतौर पे जब कोई रोड बनती है तो आसपास के लोग भी जो है वो इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स या ये चीज़ें उस पर यूज़ करना इस्तेमाल करते हैं, तो साथ साथ जो है ट्रैफिक भी इंक्रीज होती जाती है। तो ये रोड को कंस्ट्रक्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं है इस केस में। इस केस का सोल्यूशन है कि आप पब्लिक राइडशिप को इंट्रोड्यूस करें, उसमें सब्सिडी दें, आप अपनी पब्लिक राइडशिप को इम्प्रूव करें, कार शेयरिंग पूल्स बने, अपने जो बसेस वगैरह हैं उनकी हालत बेहतर करें ताकि लोग उसमें ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करें बानिस्बत अपनी कार के। इसके अलावा आमतौर पे ऐसा होता है कि फ्लड जोन्स के अंदर लेवीज और डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और समझा जाता है कि फ्लड कंट्रोल हमने कर लिया, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही लोकल पब्लिक ऑब्जर्व करती है वो कहती है कि अब क्योंकि डैम बन गए, लेवीज बन गए, ये जो जोन है हमारा ये ये जोन हो गया है, तो वो वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन पाथ रिड्यूस होने से, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेज कर दी उसके अंदर, जिस वजह से जो आपकी फ्लड हाइट्स हैं वो बढ़ जाती हैं और फ्लड जो हैं वो कंट्रोल नहीं होते बल्कि एक सीवियर फ्लड्स आते हैं। तीसरी एग्जांपल हमारी है इंडिया से, जिसमें इंडिया ने सर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछले स्लाइड को थोड़ा सा रिपीट करें, आवाज़ यहाँ पे सिग्नल की वजह से डिस्टॉर्ट हो गई बहुत। पिछली स्लाइड को, वो इंटीग्रेशन वाली। जी 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 मेरा ख्याल है मुश्ताक साहब ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो अच्छा रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। अगर इन केस तो मैं इसको जो है एंड पे ले जाके दोबारा उस स्लाइड पे ले आऊंगा, ठीक है सर, ताकि जो ठीक लोग फ्लो में चल रहे हैं वो फ्लो में चलते रहें। ठीक है ठीक है। सर, ठीक ठीक है सर।
तीसरी एग्जांपल है चीप एनर्जी की, जिसमें इंडिया ने अपने पंजाब जोन के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको फ्री एनर्जी दी है। उससे बहुत सारे फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए हैं। इंडिया का ख्याल था कि इससे उनकी एग्रीकल्चर जो है वो बूस्ट करेगी, लेकिन हुआ उसके उलट। जो फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए हैं उससे ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ग्राउंड वाटर लेवल्स उनके बहुत डिक्लाइन हो गए और आजकल उनको इशू है ड्राउट का, जिससे जो है वो वाटर इतना डिप्लीट हो चुका है कि ग्राउंड वाटर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो जो है अपने जो दूसरे रिवर्स हैं उनके वाटर को वहां पे डाइवर्ट करके उन एरियाज को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फार्मर अभी भी वहां पे एहतजाज कर रहा है कि हमें पानी नहीं मिल रहा और हमारी क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, हमारी जमीनें बंजर हो गई हैं। तो ये जो है तीन पॉलिसी फेलियर एग्जांपल है। चौथी पॉलिसी फेलियर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसमें जब हमारे एरियाज वाटर लॉक्ड एरियाज थे तो गवर्नमेंट ने जो ट्यूबवेल्स हैं उनके ऊपर सब्सिडीज दी थी। जो गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स थे वो फार्मर्स को दे दिए थे, तो उससे जो वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई थी। तो फार्मर ने साथ साथ, गवर्नमेंट ने तो इस इंटेंशन से दिए थे कि ये एरिया रिक्लेम होंगे, वाटर टेबल नीचे जाएगा, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और क्रॉप ज्यादा होंगी। लेकिन क्रॉप ज्यादा तो हुई, लेकिन और उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पे याद किया जाता है उस एरिया को, लेकिन उसने काउंटर इफेक्ट ये डाला कि ज्यादा जब लोगों ने देखा कि वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ती है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, तो इनकम भी बढ़ जाती है। तो फार्मर्स ने धड़ाधड़ ट्यूबवेल्स लगाने शुरू किए, जिससे हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गए। अब करंटली अगर आप ग्राउंड वाटर के जोन्स देखें और उसके मैप्स देखें तो आपको ग्राउंड वाटर के बहुत सारे एरियाज जो हैं डेंजर जोन नजर आएंगे, रेड जोन नजर आएंगे, जिसमें वाटर टेबल इतना नीचे जा चुका है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास जो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज है कंप्लीटली डिप्लीट हो चुके होंगे। ये असल में उस ग्रीन रेवोल्यूशन या ग्रीन पॉलिसी की वजह से हमारा ये काउंटर इफेक्ट हुआ है। तो ये चीज नेसेसिटेट करती है कि हम पॉलिसीज जो बनाएं वो सिस्टम को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके बनाएं, सिस्टम को पूरी तरह अंडरस्टैंड करें कि हमारे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, लेवरेज पॉइंट किधर हैं, टिपिंग पॉइंट हमारे क्या हैं, हमने किस पॉलिसी को कब तक कंटिन्यू करना है, कब उसका स्टॉप करना है, और कब उसके ऊपर जो है कोई टैक्स या इस तरह की चीजें इंपोज करनी है जिससे लोग दूसरी पॉलिसी की तरफ शिफ्ट हो सके। यानी हमने लोगों के बिहेवियर को ट्रेन करना है, और यही वो अडॉप्टिव रेजिलियंस है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने मैनेजमेंट चैलेंजेस ये हैं कि हमने हाई लेवरेज पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज ढूंढनी है जो सस्टेनेबल सोल्यूशन दे, जिनमें रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो, अपनी जो एंड पॉइंट है उसकी तरफ ना जाएं। हमने जो इफेक्ट हैं, डिसीजन के इफेक्ट है, उनको ओवरऑल सिस्टम के ऊपर स्टडी करना है। हमने देखना है कि हमारा ये जो पॉलिसी डिसीजन है ये सिस्टम को कोई डैमेज तो नहीं कर रहा, एनवायरनमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहा, रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट तो नहीं हो रहे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे कोई फर्क तो नहीं आ रहा, हमारे जीडीपी की क्या सूरत हाल बन रही है, ताकि हम उसको लर्न करके उसको अपडेट कर लें। कम्युनिटी इस गैप को खत्म करना है, लोकल और एक्सपर्ट को नॉलेज को इंटीग्रेट करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और लोकल पीपल को साथ लाना, ताकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के जो मसाइल हैं उनका इदराक करे और इस तरह की पॉलिसीज बनाए जो कि विन विन सिचुएशन। इसके अलावा जो कम्प्लेक्स सिस्टम है उसकी अनसर्टेनिटीज को स्टडी करना है, डेटा लिमिटेशंस को स्टडी करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स बना के जहाँ जहाँ पे डेटे की ज़रूरत है, अनसर्टेनिटीज जहाँ पे हैं वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करानी है, रिसर्च के पॉइंट्स को, जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ताकि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिसर्च हो रही है वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चली जाए।
डिग्री बराए डिग्री ना हो, डिग्री फॉर सम इम्पैक्ट हो, ठीक है। उसके लिए हमें सिस्टम साइंस का सहारा लेना पड़ता है। ये सिस्टम साइंस क्या है, ये कंसिडरेशन करती है इकोनॉमिक की, इन्वायरमेंटल की, फिजिकल की और सोशल एस्पेक्ट की। यहाँ पे इसकी खूबसूरती यही है कि ये बहुत सारी चीजों को, इकोनॉमिक को, एनवायरनमेंट को, फिजिकल को और सोशल एस्पेक्ट्स को साथ ले आती है। आमतौर पे अगर आप फिजिकल मॉडलिंग करते हैं तो आप फिजिकल स्टडी करते हैं, आपका जो इकोनॉमिस्ट है वो सिर्फ इकोनॉमिक की स्टडी करता है, इन्वायरमेंटलिस्ट सिर्फ इन्वायरमेंट की स्टडी करता है, ठीक है। तो इन चीजों को एक साथ जोड़ के वो कभी भी नहीं देखते। लेकिन what if we have an economist in our group, we have a physical modeler in our group, we have some stakeholders, so that there are social values in our group, we have environmentalist in our group, and all those communities or aspect owners link together and think about this system, उसके शॉक्स को समझे, उसके रिस्क को समझे, उसके इम्पैक्ट्स को समझे और उन सेक्टर्स के लिए पॉलिसीज डेवलप करें जो उन सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट लाएं। इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वो सिस्टम एनालिसिस है, सिस्टम साइंस है, जो कि कॉमन एनालिटिकल लेवल के ऊपर जो है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को एक साथ लेकर चलता है। इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि ये मल्टी एक्टर्स को टुगेदर कर देता है, मल्टी डोमेन एक्टर्स को टुगेदर साथ स्टडी करता है। आमतौर पे ऐसा होता है कि यूनिट्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप डॉलर पर सम कम्युनिटी लाइक इम्पैक्ट, जैसे डैमेजेस हो सकते हैं या यील्ड्स हो सकती हैं या जो भी ये इकोनॉमी है, उसको आप फिजिकल वैल्यूज के साथ, जैसे ट्यूबवेल का डिस्चार्ज है क्यूसिक या क्यूमिक के साथ, आप उसको रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट डोमेन के वेरिएबल्स हैं। लेकिन सिस्टम साइंस जो है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप इन दोनों को टुगेदर स्टडी कर सकते हैं, इनको लिंक्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सिस्टम थिंकिंग है जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि आपको कोई वैल्यूज नहीं देता, आप सिस्टम को की डायनामिक्स को स्टडी करते हैं, आप इसके प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, आप देखते हैं कि लेवरेज पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, किस प्रोसेस की कौन सा प्रोसेस डोमिनेंट है, कौन सा प्रोसेस जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा नहीं है, कब ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब डोमिनेंट प्रोसेस जो है वो अपनी डोमिनेंसी को खो देगा और दूसरा प्रोसेस डोमिनेंट हो जाएगा, कहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम काजोलॉग डायग्राम स्टडी करते हैं, जैसे जो आज का टॉपिक है जो आपको बनाना सिखाया जाएगा। डे 2 एक्सरसाइज में आप लोग इन ग्रुप्स अरेंज हो जाएंगे और अपनी काजोलॉग डायग्राम्स डेवलप करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो सिस्टम डायनेमिक मॉडलिंग है। जब आप सिस्टम डायग्राम बना लेते हैं और पॉलिसीज डिफाइन कर लेते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, तो हमें प्रोसेसेस का पता चल जाता है। और जब प्रोसेसेस का पता चल जाता है तो हम उसके मॉडल्स डेवलप करते हैं जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसके ट्रेंड्स देख सकते हैं, उसके ब्रेक इवन पॉइंट्स देख सकते हैं, उसके कर्व्स देख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज में जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में जाएगा, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट हैं जो कि स्टॉक एंड फ्लो है, सिमुलेशन मॉडल है। ये हमारी जो आने वाली ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी उसका टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो सिस्टम डायनेमिक और सिस्टम थिंकिंग जो है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम करेगा, जिसमें आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, सोशल वेरिएबल्स भी आ जाएंगे और फिजिकल वेरिएबल्स भी आ जाएंगे। सारे वेरिएबल्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। अनसर्टेनिटीज भी आप साथ साथ जो है इसकी स्टडी कर सकेंगे। इसके साथ आप जो डेटा जिन वेरिएबल पे
या जिस पैरामीटर्स पे आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर सकेंगे, अपनी टीम्स को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, अपने वर्क प्लान को फॉर्मुलेट कर सकेंगे, ताकि आने वाले वक्त में अगर आपने 1 साल या 2 साल का प्रोजेक्ट है और आपने उसको लेकर चलना है तो उसको किसको कौन सा जो टास्क है वो असाइन करना है, उसका वर्क प्लान क्या होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि आप जब सिस्टम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ वेरिएबल, जैसे इकोनॉमिक वेरिएबल अगर मैं रिमूव कर दूं तो इसका मतलब है मैं इकोनॉमिक को कंसिडर ही नहीं कर रहा, सिर्फ फिजिकल वेरिएबल्स में देख रहा हूँ। तो मैं बड़े अच्छे ग्राफ, चार्ट, अनसर्टेनिटी और ये सारी चीजें तो डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन जब वो इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन पे जाता है तो पता चलता है कि ये तो फिजिबल ही नहीं है। तो इसमें किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल हो, इकोनॉमिक वेरिएबल हो या सोशल वेरिएबल हो, जब आप उस सिस्टम से उस वेरिएबल को रिमूव करते हैं तो इट मींस दैट यू आर नॉट टेकिंग अकाउंट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से पॉलिसी फेल हो सकती है। आपकी पॉलिसी अडॉप्ट ही नहीं करेगी पीपल, लोग उसको ऑन नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो है हमें ये सिस्टम थिंकिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सिस्टम डायनेमिक्स जो है ये आपको एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है। ये आपको फीडबैक प्रोसेसेस बताता है, डिलेस बताता है, स्टॉक एंड फ्लोस बताता है, और इसमें बहुत सारे काजुअल लिंक्स होते हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। आप सोशल वेरिएबल को फिजिकल वेरिएबल के साथ जोड़ सकते हैं, द सिस्टम विल नॉट माइंड। आप इकोनॉमिक वेरिएबल को सोशल वेरिएबल के साथ जोड़ सकते हैं, द सिस्टम विल नॉट माइंड। ठीक है, पूरे सिस्टम में फीडबैक डेवलप कर सकते हैं, प्रोसेसेस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं जो आमतौर पे अगर स्टडी नहीं की जाए तो वो जो है आपके बिहेवियर को उलट कर देती हैं। यानी आपने इकोनॉमिक स्टडी नहीं की, आपने एक पॉलिसी लगा दी, लोगों की कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर हुई पॉलिसी, लोगों ने उस पॉलिसी को छोड़ दिया, वो पॉलिसी अबेंडेंट हो गई। ठीक है, तो इस वजह से आपके मैनेजमेंट फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो कॉमन सिस्टम एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि हम इस तरह के टिपिंग पॉइंट्स को ढूंढते हैं जहां पे हमने सिस्टम के ऊपर रोक लगानी है और एक पॉलिसी को एक पार्टिकुलर लेवल तक लेके जाना है, उसके बाद उस पॉलिसी को स्टॉप करके उस पॉलिसी को इनकी इम्प्रूव करना है या अपडेट करना है। ओके, ताकि हम सिस्टम के अंदर कोई शिफ्ट ला सकें, बिहेवियर्स में लोगों की शिफ्ट ला सकें। सिस्टम थिंकिंग के अदर बेनिफिट्स ये हैं कि ये डिसीजन मेकर और कॉमन स्टेक होल्डर्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। जब लोकल पीपल को आप ऑन बोर्ड ले लेते हैं, उनके सॉल्यूशंस को आप अडॉप्ट करते हैं, तो वो सेंस ऑफ ऑनरशिप समझते हैं। वो समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे कहने पे हो रही हैं, तो वो उस सिस्टम के खुद जो है ऑनर बन जाते हैं और उसको सेफ गार्ड करते हैं। वो अपनी लोकल लेवल के ऊपर खुद पंचायत या मैनेजमेंट ग्रुप्स बना लेते हैं और उस सिस्टम को खुद लेके चलते हैं। सोशल लर्निंग होती है। आमतौर पे पाकिस्तान में मसला ये है कि लोग मॉडर्न टूल को अडॉप्ट करने में बहुत हेजिटेटिव होते हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं ये टूल चलेगा नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, मुझे इसे अडॉप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट डे में कोई और पॉलिसी ना चेंज हो जाए, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल लर्निंग के साथ इंप्रूव हो जाती हैं। लोगों को पता होता है वो क्या रहा है, इस वजह से वो उस चीज को लेके चलते हैं और उनको उस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। जो आमतौर पे लोगों में डिस्प्यूट होते हैं उसको इजीली आप रिजॉल्व कर सकते हैं और अनबाइस्ड सोल्यूशन देते हैं। यानी ये नहीं होता कि वन मैन शो हो जाए, सब सोसाइटी, पूरी सोसाइटी बेटरमेंट के लिए एक्ट कर रही होती है, इसलिए हर बंदा अपने सोल्यूशन देता है और आप किसी एक खास बंदे की वजह से सोल्यूशन नहीं बना रहे होते, उसको फेवर करने के लिए सोल्यूशन नहीं बना रहे होते, जिस वजह से लोगों का उसके ऊपर एतमाद बढ़ जाता है सिस्टम के ऊपर। और जब सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ता है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट करती है। अनबाइस्ड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है ये सिस्टम। लेट्स सी द ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग
कि किस तरीके से होता है। आमतौर पे ये होता है कि कुछ सिचुएशन होती है और हमारी कुछ गोल होती है। हेलो, हाँ जी, यहाँ इंटरनेट ड्रॉप हुआ था, आवाज आ रही है आपको? जी 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 डॉक्टर सर, साहब। अभी शुरू हुई। हेलो, जी सर, अशाम, अभी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर। मुश्ताक भाई अशाम, आपको आपको आ रही है? जी जी, अभी शुरू हो गई दोबारा। हाँ जी, मुझे बीच आ में रही है। ये एकदम इंटरनेट का कोई, हाँ, ये कोई जो है, एक सेकंड जा होल्ड कीजिएगा, इसे मैं दूसरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। हेलो, हाँ जी, अब आ गई, आवाज आ गई आपको? जी सर आवाज आ रही है आपको? मुश्ताक भाई आवाज आ रही है वहाँ? हाँ जी जी सर। जी लेट्स हाँ, ये कंटिन्यू सर। मैंने दूसरे सिस्टम पे क्या, जी हाँ, सर। दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट कर लिया, अब ये मसला नहीं आएगा जो ड्रॉप हो रही है बस। अच्छा, लेट्स सी द ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, जिसमें हम वन वे करते हैं। आमतौर पे एक सिचुएशन होती है और आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। आप कहते हैं कि 2025 में हमने कुछ गोल किए हैं, तो देखते हैं कि जी ठीक है, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई डिफरेंस है, तो हमने उस कैपेसिटी तक पहुंचते हैं। तो आप अपने जो है ना गोल्स डिफाइन करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम होती है कि आपने उस कैपेसिटी तक पहुंचना है। आप कोई डिसीजन करते हैं, डिसीजन को रिजल्ट देते हैं, आप जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मेरी पॉलिसी जो विजन है वो वर्क करेगा। तो लेट्स सी, जो कॉमन प्रॉब्लम आज तक कल चल रही है उसके लिहाज से इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पाकिस्तान में बहुत हो रहा है। तो उसकी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास जो एक्चुअल लेवल है पावर का, पावर जनरेशन का, जितने भी हमारी पावर बन रही है, और कुछ हमारे डिमांड है, जो हमारा गोल है, हम कहते हैं कि इस तक हम पहुंच जाएं तो हमारी ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, उसी वजह से ये जो है प्रॉब्लम है लोड शेडिंग की, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि लोगों में जो है ना, लोग ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहे हैं और अवेयर नहीं है, पावर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको थोड़ा सा जो है कॉन्शियस बिहेवियर के लिए पावर की प्राइसेस बढ़ा दो। तो वो पावर की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, जिससे जो आमतौर पे लोग होते हैं वो अपनी जो ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में ऐसा खाली ना चल रहा हो, उसको बंद करो जी, लाइटें बंद करो, एक्स्ट्रा लाइटें बंद करो, ये करो। तो उससे जो है पावर की डिमांड लो हो जाती है, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन इसको अगर सिस्टम थिंकिंग के अंदर देखा जाए तो क्या होगा? हमारा वही है कि एक्सेप्टेबल गोल है, यह इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और एक्सेप्टेबल गोल, इनमें डिफरेंस है, जिस वजह से पावर का ब्रेकडाउन हो रहा है। गवर्नमेंट फिर कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हम इंक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज करने से जो है डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये डिले का साइन ये दिखा रहा है कि कुछ अरसे के बाद लोग कस्टमाइज हो जाते हैं। ठीक है, शुरू में लोग एहतजाज करेंगे कि जी आपने प्राइसेस बढ़ाई हैं, आपने बड़ा जुल्म किया है, लेकिन कुछ अरसे के बाद लोग उस चीज को अडॉप्ट कर लेते, कस्टमाइज हो जाते, मान लेते, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते, और फिर उनके बिहेवियर में चेंज आती है। वो फिर जो है अपनी जो कॉन्शियस बिहेवियर है उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद कस्टमाइजेशन जब उनकी हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे दो किस्म के लूप्स मौजूद हैं, एक बैलेंसिंग लूप है, एक रिइंफोर्सिंग लूप है। इन लूप्स की डिटेल स्टडी हम टुमारो करेंगे। जो आपके फैसिलिटेटर हैं वो आपको बताएंगे कि ये लूप्स क्या हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन बैलेंसिंग लूप ये होता है कि वो सिस्टम को बैलेंस कर देता है। आपने एक एक्शन किया,
एक्शन ने कोई इम्पैक्ट किया, इम्पैक्ट वक्ती था, उसके बाद सिस्टम दोबारा उस स्टेज पे आ गया। रीइंफोर्सिंग लूप ये है कि एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, वो एक बार शुरू हुआ तो बस शुरू हो गया और उसका इम्पैक्ट आता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इन दो लूप्स को, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी, पॉलिसी में प्राइस इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो लो हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो है वो कम हो गया। तो ये हम बढ़ने से शुरू हुए, कम पे खत्म हुए, इसका मतलब है कि वो जो अफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, दूसरे लूप को देखते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की पॉलिसी थी इंक्रीज कर दो प्राइसेस इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने से लोगों ने वक्ती तौर पे कुछ शोर मचाया, एहतजाज किया, जो भी किया, उसके बाद वो कस्टमाइज हो गए कुछ अरसे बाद, इसीलिए ये डिले का साइन मौजूद है। तो कुछ अरसे बाद वो कस्टमाइज हो गए, कस्टमाइज होके वो दोबारा उस स्टेज पे चले गए, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फिर बढ़ गई। तो ये जो पॉलिसी थी, ये अगर पॉलिसी हम करेंगे इंक्रीज करने की, तो ये वक्त में ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, काम करेगी बट लॉन्ग रन पे काम नहीं करेगी। आप प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, लोग कस्टमाइज होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, आपके पावर ब्रेकडाउन का जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑसिलेटिंग बिहेवियर बताएगा, आपके सिस्टम को पहले पीक पे लेके जाएगा, उसके बाद लोग कस्टमाइज होंगे, दूसरे लोग की डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, वो पावरफुल हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिमांड कम होना शुरू होगी, फिर नीचे आएगा, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर कम होना शुरू हो जाएगी, फिर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये ऑसिलेटिंग बिहेवियर देगा। सिस्टम में सिस्टम थिंकिंग के 6 कॉमन बिहेवियर्स है, ये मैं आपको नेक्स्ट जो ट्रेनिंग सेशन होगा उसके अंदर वो 6 के 6 बताऊंगा, जो आपको बताएंगे कि सिस्टम में हो क्या रहा है। अगर आप सिस्टम के बिहेवियर को देखेंगे, कोई हिस्टोरिकल ग्राफ को देखेंगे, पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक के डेटे को उठा के देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो उस लिहाज से आप अपनी पॉलिसीज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर पार्टिसिपेटरी मॉडल बिल्डिंग फ्रेमवर्क को देखें, तो इसमें देखें स्किल लेवल को। आमतौर पे बिग क्वेश्चन ये आता है कि आप एक लोकल पर्सन के पास जाएंगे, उसको, वो इलिटरेट है, उसको कुछ पता नहीं है टूल्स का, वो साइंस को समझता नहीं है, वो हमें क्या फीडबैक देगा? तो उसको हमने इन्वॉल्व करना है सिर्फ काजुअल लूप डायग्राम तक, बाकी हमने जो पॉलिसीज और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। हमने जब क्वांटिफाइड मॉडल बना लेना है, फिर स्टेक होल्डर के पास जाना है और उसको वो यानी उसकी जबान में या इस तरीके की पिक्चर्स दिखानी है जिससे वो समझ सके। बहुत हाई फाई अपने जैसे हम रिपोर्ट्स में पिक्चर लगाते हैं और ग्राफ लगाते हैं, वो नहीं दिखानी, उसकी कॉमन ले मैन लैंग्वेज में उन्हें समझाना है। तो वो ग्रुप मॉडल बिल्डिंग की एक्सरसाइज है जिसमें आप दोबारा इसमें आते हैं। तो इसमें कुछ जो वाई एक्सेस है ये दिखा रहा है रिक्वायर्ड फाइनेंस टाइम एंड मीडिएटेड स्किल्स। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, पहले इसमें इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, ना फाइनेंस चाहिए ना टाइम चाहिए, आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा, स्किल भी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, हर बंदा कर सकता है, आप ये कह सकते हैं हर बंदा, चाहे उसने यूनिवर्सिटी अटेंडेड है नहीं है, स्कूल अटेंडेड है नहीं है, वो कर सकता है इसको। तो हाई कॉस्ट, लेकिन जो बाकी 2 एक्टिविटीज हैं इसमें आपका जो ग्रुप मॉडल बिल्डिंग है और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पार्टिसिपेशन है, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, इसमें आपको स्किल्डफुल पर्सन चाहिए, आपको अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स चाहिए, पीएचडी स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनको आप कमान सौंपना चाहते हैं इन फ्यूचर, ताकि आप उनको ट्रेन कर सकें। ठीक है, उन लोगों को आप इसमें लेके चलेंगे। तो शुरू में जो आपके लोकल पीपल हैं, आप कुछ फैसिलिटेटर्स को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद जो है वो इस प्रोसेस को इजीली कंडक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम फ्रेमिंग करनी होती है। प्रॉब्लम फ्रेमिंग
इस यहाँ से जो है सिस्टम थिंकिंग या पार्टिसिपेटिव मॉडल बिल्डिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है। ये इसकी पहली स्टेज है। सबसे पहले आपने ये करना है कि प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट की हो, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम ना हो। आप ऐसी प्रॉब्लम को लोगों के पास नहीं लेके जाएंगे जिसको लोग अभी तक अवेयर ही नहीं कर सके। जैसे आपको मैं मिसाल दूं कि आप कहें कि इन फ्यूचर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेस विल डिप्लीट। अभी आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम लेके जाएंगे, आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। लोग इसको प्रॉब्लम के तौर पे नहीं ले रहे। लोग इसको कह रहे हैं कि हमारे घरों में अभी पानी आ रहा है, हमारे हैंड पंप काम कर रहे हैं, हमें जो है क्रॉप मिल रही है, हम बाजार में जाते हैं, जो चीज़ होती है हम खरीद लाते हैं। ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लोग अभी एड्रेस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे, आप लोगों को कहेंगे कि पावर फेलियर आजकल बहुत ज्यादा है, लोड शेडिंग ज्यादा हो गई, इस पे फौरन लोग जो है आपके साथ रिस्पांस देने के लिए आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की प्रॉब्लम, उस वक्त की प्रॉब्लम, जिसको लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आप इसको कैसे स्टडी करेंगे? पहले आपने जाना है उस प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, आप उसकी रिपोर्ट्स निकालेंगे, उसके डेटे को, उसके ट्रेंड्स को, उसके ऑसिलेटिंग बिहेवियर्स को, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को, या जो भी बिहेवियर है उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व हो जाएगी कि नहीं होगी। तो अगर एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यू नीड टू इंक्लूड डू समथिंग। इसके रेफरेंस मॉड्स बनाएंगे। रेफरेंस मॉड्स ये होते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। जैसे अगर आपने क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स देखे हो तो उसमें जो है उन्होंने RCPs बनाई हुई 4-5, तो ये वही है रेफरेंस मॉड्स। उसके बाद आप मॉडल की बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे, किन किन डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप प्रॉब्लम जोन को अन प्रॉब्लम जोन को सेपरेट कर देंगे। उसके बाद टाइम हॉरिजन्स देखेंगे, इस प्रॉब्लम को क्या विजन देना है, कितने अरसे में सॉल्व करना है, पॉलिसी जो होगी कितने अरसे के लिए होगी, क्या होगी, स्टेक होल्डर ग्रुप्स कौन से होंगे। स्टेक होल्डर ग्रुप सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें हम स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट जी स्टेक होल्डर एनालिसिस है। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके सामने बिग क्वेश्चन आता है, टू whom टू कांटेक्ट, किसके पास जाऊं, किससे इंफॉर्मेशन लूं, कौन इसमें रोल प्ले कर सकता है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको 4-5 ऐसे डिपार्टमेंट्स नजर आएंगे, बड़े डिपार्टमेंट जो कि रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकल में आपको कुछ ऐसे पीपल नजर आ जाएंगे जो इसके लिए, जिन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बना ली हैं और वो कोई वर्क कर रहे हैं। आप इनिशियली उन लोगों को कांटेक्ट करेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे और अपनी इनिशियल लिस्ट बना के जाएंगे, जिसमें आप इनिशियल लिस्ट उनको बताएंगे, दिखाएंगे और कहेंगे कि जी मेरे ख्याल से ये लोकल इतने स्टेक होल्डर्स जो हैं, ये इस प्रॉब्लम के स्टेक होल्डर हैं, आपका क्या ख्याल है। वो उसमें जरूर 2-3 ऐड कर देगा अपने लिहाज से। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लोकल लोगों के पास जाएंगे तो वो जो है आपको कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम्स जो है आपकी जो स्टेक होल्डर लिस्ट है ये अपडेट होती जाएगी, ये बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इसमें मार्जिनल स्टेक होल्डर्स भी आते जाएंगे और ये रिफाइन होती जाएगी। अब आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कोई रोल अदा कर रहे हैं, नहीं अदा कर रहे हैं, मार्जिनल हैं या पावरफुल हैं या इफेक्टिव हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स उस लिस्ट के अंदर होंगे। लेकिन अभी भी हमारे सामने बड़ा क्वेश्चन है कि ये हमारे पास अगर 50-60 स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बन जाती है तो हम इन सबको तो कांटेक्ट नहीं कर सकते, हमने किसको कांटेक्ट करना है। आने वाली स्लाइड्स उसका आंसर देती हैं। तो उसके बाद हमने स्टेक होल्डर एनालिसिस स्टार्ट करना है। आपके पास जो लिस्ट है उसको आपने 4 रोल्स में डिवाइड कर देना है। उसमें एक रोल होगा डिसीजन मेकर का,
एक रोल होगा एक्सपर्ट का, एक रोल होगा यूजर का, एक रोल होगा इम्प्लीमेंटर का। आमतौर पे किसी भी प्रॉब्लम के ये 4 रोल ही होते हैं। तो जब आप अपनी ये ग्रिड बना लेंगे जिसमें आप ये 4 पॉइंट्स लिख के इसके अंदर जो जो आपकी लिस्ट बनी है वो आप इसमें अरेंज कर लेंगे। डिसीजन मेकर आपके कौन से स्टेक होल्डर हैं वो पहले ग्रिड में लिख लेंगे, दूसरे एक्सपर्ट्स किस में आते हैं वो दूसरे में लिख लेंगे। अगर आपका इन चारों में से कोई ग्रिड भी खाली रह जाता है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ स्टेक होल्डर्स को मिस कर, आप ये भरा होना चाहिए इसके अंदर, सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आने चाहिए। ठीक है, ये अगर नहीं आते तो इसका मतलब है हमने कोई ग्रुप जो है उसको मिस किए। उसके बाद जब स्टेक होल्डर हमने इंश्योर कर लिया कि तमाम रोल के स्टेक होल्डर हमारे पास हमारी लिस्ट में मौजूद हैं, तो हमने कुछ ऐसे स्टेक होल्डर भी आइडेंटिफाई करने हैं जो अभी करंटली इस लिस्ट में नहीं है लेकिन आने वाले वक्तों में वो स्टेक होल्डर्स बन सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर डायनामिक्स। स्टेक होल्डर डायनामिक्स ये है कि स्टेक होल्डर अपने एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकता है। अब इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो अगर हम पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को देखें और 1980 में हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उस वक्त हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे स्टेक होल्डर की लिस्ट में। हम कहेंगे ये तो कोई पार्टी नहीं है। लेकिन अगर हम उसके डायनामिक्स स्टडी करेंगे तो हमें वो स्टेक होल्डर को इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें उनको ये इन फ्यूचर देखना पड़ेगा क्योंकि हमने पॉलिसी बनानी किसी टाइम होरिजन के लिए। उस वक्त उस स्टेक होल्डर ने उस सिस्टम के अंदर आ जाना है और जब वो सिस्टम के अंदर आएगा और उसको पावर या कोई इन्फ्लुएंशियल रोल मिलेगा तो हो सकता है कि वो आपकी पॉलिसी से एग्री ना करे या कोई ऐसा रोल प्ले कर दे जिससे आपकी पॉलिसी फेल हो जाए। तो इस केस में हमें स्टेक होल्डर डायनामिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टेक होल्डर डायनामिक्स जो है वो हमें बताती है कि कौन से स्टेक होल्डर इन फ्यूचर हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं और हमने उनको कैसे इंक्लूड करना है। इसके लिए 3 एट्रीब्यूट्स हैं स्टेक होल्डर के। एक को हम कहते हैं पावर, जिनके पास पावर मौजूद है, जो अभी जिनके पास अख्तियार है वो कुछ कर सकते हैं। अर्जेंसी, ये वो लोग हैं जिनको फौरी सोल्यूशन चाहिए, वो कहते हैं कि आज कुछ हो जाए, हम लोग जो है ना इसको फर्दर डिले नहीं कर सकते। और तीसरा है लिजिटिमेसी। लिजिटिमेसी वो है जिसको कानून ने अख्तियार दिया है, यानी कानूनी तौर पे उसके पास वो उसका स्टेक होल्डर है, उसको कानून अलाउ करता है कि वो कुछ कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तीनों स्टेक होल्डर के एट्रीब्यूट्स हम स्टडी करते हैं और उस लिहाज से हम स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस के लिए आपके ये डायग्राम है जिसमें आपके पास पावर है, लिजिटिमेसी है, अर्जेंसी है। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया इसका मतलब है जैसे पावर और लेजिटिमेसी का कुछ एरिया नंबर 4 ये ओवरलैपिंग है जिसमें डोमिनेंट स्टेक होल्डर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि उसके पास 2 एट्रीब्यूट मौजूद हैं, उसके पास पावर भी मौजूद है, उसके पास लेजिटिमेसी भी मौजूद है। ठीक है, ये इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास पावर मौजूद है। ठीक है, और वो उनको जो कानून है लेजिटिमेट है, वो कोई एक्शन कोई भी ले सकते हैं, उनके पास पावर मौजूद है। लेकिन अर्जेंसी नहीं है। आमतौर पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस पर फौरी एक्शन नहीं देते। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू प्रॉपर चैनल हम चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, साल में हो जाएगा। दे डोंट केयर, बट दे हैव द पावर, दे हैव द लेजिटिमेसी। अगर उसमें से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि उस प्रॉब्लम का डायरेक्ट अफेक्टी है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, अब ये अर्जेंसी भी आ गई, उस
स्टेक होल्डर के पास तीनों एट्रीब्यूट है, वो फौरी सोल्यूशन भी चाहता है, उसके पास पावर भी है, और वो लेजिटिमेसी भी है। इसकी अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो पिछले दिनों एक खबर चल रही थी जिसमें नेपरा का डायरेक्टर, नेपरा का जो चेयरमैन है, वो उसने शिकायत की कि मुल्क में मेरे घर में भी खासी लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। और उसने जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उस पर कहा कि जी ये लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर आम इंसान के उसमें हो रही है, और ये जो हमारे अप हाई अप्स हैं, इनको इनके पास लोड शेडिंग नहीं हो रही, दे डोंट बॉदर, वो कहते हैं ठीक है, उनके पास पावर है, लेजिटिमेसी है, दे नो देयर इज अ प्रॉब्लम बट दे डोंट बॉदर। बट व्हेन यू पुट देम इन योर शू देन दे विल बॉदर। तो उनका तीसरा एट्रीब्यूट भी आ जाता है, ठीक है। तो जिस स्टेक होल्डर के पास जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे स्टेक होल्डर जिनके पास तीनों एट्रीब्यूट होंगे, यानी पावर भी होगी, लेजिटिमेसी भी होगी, अर्जेंसी भी होगी, उनको हमने जरूर अपने इंटरव्यू की एक्सरसाइज में इंक्लूड करना है, क्योंकि वो आपको गुड फीडबैक देंगे, वो आपको पॉलिसी ऑप्शंस भी बताएंगे, वो आपकी एक्सरसाइज में इंटरेस्ट भी लेंगे। आप जो है ग्रुप मॉडल बिल्डिंग करेंगे, इसकी स्टेजेस में आपके साथ चलेंगे, ठीक है। अदर केसेस में जो दो स्टेक होल्डर हैं जी, जो दो स्टेक होल्डर हैं वो जो है जो दो एट्रीब्यूट्स वाले हैं वो आपको गुड फीडबैक हो सकता है इनिशियली दें, उसके बाद वो जो है स्किप हो जाएं। तो इस लेवल में आपके जो भी स्टेक होल्डर की लिस्ट है उसको आपने, ये जो स्टेक होल्डर के 7 ग्रुप्स हैं, जिसमें डोरमेंट स्टेक होल्डर है, डोरमेंट का मतलब है कि वो नींद में है, सोया हुआ है, उसके पास पावर है, ठीक है, लेकिन ना लेजिटिमेसी है ना अर्जेंसी है उससे, ठीक है। तो वो डोरमेंट स्टेक होल्डर है, ठीक है। इसी तरीके से डिमांडिंग स्टेक होल्डर, ये अर्जेंसी वाले हैं। ये वो स्टेक होल्डर हैं जैसे कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं, ठीक है। इनके वो फौरी सोल्यूशन तो चाहते हैं, लेकिन ना उनके पास पावर है और ना उनको उनके पास लेजिटिमेसी है, तो वो रोड्स पे एहतजाज करके खामोश हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उनके पास ऐसा वो आ जाता है जिसमें पावर है और एजेंसी है, ये इनको हम कहते हैं डेंजरस स्टेक होल्डर। डेंजरस स्टेक होल्डर ये वो लोग स्टेक होल्डर हैं, जैसे पावर और एजेंसी अगर दोनों मिला लिए जाएं तो ये वो स्टेक होल्डर हैं जो अपने मकासद को पूरा करने के लिए आउट ऑफ द वे जा सकते हैं, लेकिन कानून उनको इजाजत नहीं देता। वो कानून उनको अख्तियार नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने अपना अख्तियार खुद लिया हुआ है, ठीक है। और वो अर्जेंट है, जैसे बहुत सारे लोग लड़ने पहुंच जाते हैं, हथियार लेके पहुंच जाते हैं, ये इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, तो इनको हम डेंजरस स्टेक होल्डर कहते हैं। तो इन 7 ग्रुप में आपकी जो स्टेक होल्डर लिस्ट है उसने आपने अरेंज कर लेना है, और उन स्टेक होल्डर्स को फिल्टर करना है जिनके पास ऑल 3 एट्रीब्यूट्स हैं, और जिनके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी लिख लेना है, लेकिन जिनके पास 1 एट्रीब्यूट है उनको आपने स्किप कर देना, वो स्टेक होल्डर आपकी एक्सरसाइज में यूजफुल नहीं रहेंगे। उसके बाद आपने स्टेक होल्डर्स को पावर वर्सेस इंटरेस्ट पे ग्रिड पे अरेंज करना है, जिसमें 4 ग्रुप्स आप बनाएंगे, सब्जेक्ट, प्लेयर, क्राउड एंड कंटेक्ट सेटर। क्राउड में आपके पास वो स्टेक होल्डर आते हैं जिनकी पावर भी लो है और उनका इंटरेस्ट भी लो है, ठीक है। ऐसे स्टेक होल्डर्स को हम निकाल देंगे, क्राउडेड स्टेक होल्डर्स को हमने निकाल देना है। प्लेयर्स में वो आते हैं जिनके पास पावर हाई है, उनके इंटरेस्ट भी हाई है, ठीक है। ये जो मैंने रेड किया हुआ है यहाँ, इस क्वाड्रेंट में जो स्टेक होल्डर आएंगे उसको हमने जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। वहां भी मैंने रेड किया हुआ था जो हमारा डेफिनेटिव स्टेक होल्डर्स थे, इनको हमने एक्सरसाइज में जरूर इंक्लूड करना है। जो हमारे पास यहाँ प्लेयर में आए हुए हैं इनको हमने जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर आप
बाकी स्टेक होल्डर देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट या कॉन्टेक्ट सेटर स्टेक होल्डर्स को देख सकते हैं, बट डिपेंड, आपके पास नंबर ऑफ स्टेक होल्डर ऑलरेडी अगर ज्यादा हो चुके हैं, यू डोंट नीड टू, ठीक है। अगर कम है तो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जिनका इंटरेस्ट ज्यादा है उनको ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं, या जिनके पास पावर ज्यादा है उनको ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं, फेस ऑफ द स्टेक होल्डर पे डिपेंड करता है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा किसको इंक्लूड करना चाहिए। फाइनल लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, फाइनल लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर में डेफिनेटिव स्टेक होल्डर्स होंगे, प्लेयर्स होंगे, और कॉमन ग्रुप स्टेक होल्डर जो कॉन्टैक्ट सेक्टर या सब्जेक्ट जिनके पास दो इस एट्रीब्यूट्स पीछे थे स्टेक होल्डर डायनामिक में, और वो यहाँ पे इन दो क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद थे। जिनके पास पीछे स्टेक होल्डर डायनामिक में दो एट्रीब्यूट पहले मौजूद थे, लेजिटिमेसी भी थी उनके पास, और वो सब्जेक्ट या कॉन्टैक्ट सेक्टर में भी मौजूद थे, वो कॉमन थे, उनको उठा के आप फाइनल लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर में डाल लेंगे। तो ये आपने स्टेक होल्डर एनालिसिस कर लिया और आपको आंसर मिल गया होम टू कॉन्टैक्ट। अब आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो एक्सरसाइज के लिए आप स्टेक होल्डर को इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू करने से पहले आप उनकी अवेलेबिलिटी मालूम करेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे, उनसे टाइम लेंगे, उनसे पूछेंगे जी मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आप अवेलेबल हैं, किस टाइम अवेलेबल हैं, कितना टाइम आप हमें देंगे। तो कुछ अवेलेबल स्टेक होल्डर कहेंगे हम 15 मिनट दे सकते हैं, कुछ कहेंगे 30 मिनट, कुछ कहेंगे हमारे पास टाइम है आप 1 घंटा ले लें, ठीक है। तो इस लिहाज से मैंने स्टेक होल्डर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी वो स्टेक होल्डर्स हैं जो 15 मिनट्स आपको देंगे, इनके इंटरव्यू का आप रिकॉर्ड कर लेंगे, उनके साथ आपने इंटरव्यू के तौर पे काम करना है, काजुअल लूप डायग्राम नहीं बनानी है उनके साथ। इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके आप वापस आएंगे और उनके इंटरव्यू से काजुअल लूप डायग्राम में उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरव्यूअर को, जिसको आपने इंटरव्यू किया होगा, उसको भेज देंगे और उससे पूछ लेंगे कि जी ये जो काजुअल लूप डायग्राम बनी है आपके लिहाज से क्या ये चीज़ें सही हैं, जो काजुअल लिंक लगे हुए हैं ये सही हैं, इसी तरीके से होनी चाहिए। तो वो या तो आपको अमेंड करके भिजवा देगा या उसको ओके कर देगा। मीडियम अवेलेबिलिटी में आप ये करेंगे कि आपके पास जो ऑलरेडी डेवलप काजुअल लूप डायग्राम है, जो प्रिलिमिनरी डायग्राम है, जो पीछे किसी ग्रुप ने बनाई है, उसको इंटरव्यूअर को दिखा देंगे और उससे कहेंगे कि आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो वो उसमें वो चीज़ें जो है वो कुछ वेरिएबल्स या लिंक्स को ऐड करके, मिसिंग लिंक को ऐड करके डायग्राम को अपडेट कर देगा। फाइनल अवेलेबिलिटी में आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के फुल एक्सरसाइज करेंगे, काजुअल लूप डायग्राम स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने जो ये कल करना है, ये आपका एक फैसिलिटेटर होगा। फैसिलिटेटर की हम अलग से एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें फैसिलिटेटर जो है आपको फैसिलिटेट करेगा एक्सरसाइज के दौरान, डू एंड डोंट्स बताएगा, आपको बताएगा एक्सरसाइज कैसे करना है, किस तरीके से आपने लिंक्स लगाने, लिंक की पोलैरिटी क्या लगानी है, प्रोसेसेस क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेगा आपको थ्रू आउट दी एक्सरसाइज जो कल आपने करनी है, और फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। इसका अपना कोई रोल नहीं है, इसका रोल ये है, ये सिर्फ ऑब्जर्वर, ये एक्सरसाइज में पार्ट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज ही कंडक्ट द एक्सरसाइज विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑलरेडी, वो दूसरे ग्रुप्स के पास भी गया है और उसने उनके साथ भी एक्सरसाइज की है। तो इसके साथ साथ इसके जो व्यूज हैं, ये उन लोगों के व्यूज भी यहाँ पे शेयर कर सकता है, जिससे ये रिस्क है कि ये पूरी एक्सरसाइज बाइस्ड हो जाए, ठीक है। आपकी जो काजुअल लूप डायग्राम है वो आपके थॉट पे ना बने, वो उन लोगों के थॉट पे बने जो कि इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो इस वजह से जो है स्टेक फैसिलिटेटर का रोल सिर्फ ये है कि वो वहां पे मौजूद होगा, आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको प्रोसेस बताएगा, ये बताएगा कितना टाइम रह गया है, आपने काजेस कहाँ लगाने, कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ लगाने, फीडबैक लूप कैसे बनाने, ये सारी चीजें आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, अगर आपके उसमें कोई एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव है तो
उसका रोल ये होगा कि वो एग्रीकल्चर को देखेगा, ये देखेगा कि आने वाले वक्तों में ये जो पॉलिसीज बना के रेकमेंड कर रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे तो नहीं आएगा, क्या वो एग्रीकल्चर को क्या बूस्ट करेगी कि एग्रीकल्चर पे काउंटर इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए की इम्पोर्टेंस समझने के लिए वो जो है सारी चीजें यानी पर्सन्स जो परसेंटेजेस हैं जो यानी आप ये कह लें कि इनिशियल इंफॉर्मेशन, कितने परसेंट हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर है, कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट उसके साथ है, जीडीपी में उसका रोल क्या है, कितने पार्ट टाइम फार्मर हैं, कितना फार्म साइज है, फार्मर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें जो हैं जो एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टडी कर ले, ताकि उसको ये पता हो कि वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके क्या क्या पैरामीटर्स या चीजें मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें तो गवर्नमेंट है, ये वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक एग्जांपल लिया गया है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं या पॉपुलैरिटी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम पॉपुलर हो जाएं अपने जो है लोगों में, आवाम के अंदर, ताकि हमें जो है मैंडेट मिलता रहे। इनका मेन जो वो होता है गवर्नमेंट का, वो ये होता है, और इनके जिम्मे होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये उसको देखते हैं आमतौर पे। तो इसमें वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है या इंस्टीट्यूट है, ये इसका ये कंट्रोल करती है ओवरऑल द कंट्री, आपके वाटर को भी पावर को भी, इसका फुल कंट्रोल है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा तो वो इन चीज़ों को देख लेगा कि आने वाले वक्तों में जो आप पॉलिसीज रिकमेंड कर रहे हैं, वेदर द गवर्नमेंट विल ओन दिस पॉलिसीज और देयर आर सम फाइनेंशियल बर्डन और इकोनॉमिक्स, और क्या उस पॉलिसीज के इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई R&D की वो आप चाहते हैं कि कोई ऐसे पैरामीटर या ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसको आप चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में आप उसकी रिसर्च कराना चाहें, तो आप इनको कह सकते हैं कि जी हमें R&D में आपके ये हेल्प चाहिए, आप इन चीज़ों को जो है R&D के अंदर जो है हमें करके दें, तो वो उनके वो एवेन्यूज डिफाइंड हो जाते हैं उस सारे चक्कर में। एनवायरमेंटलिस्ट, अब पाकिस्तान में ये रूल्स हैं कि जो भी प्रोजेक्ट लगेगा वो एनवायरमेंट एजेंसी उसको अप्रूव करेगी, तो आमतौर पे एनवायरमेंटलिस्ट जो है हर केस में हमारे जो है स्टेक होल्डर बन गए हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो EPA से उसकी अप्रूवल जरूरी है, वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट देखते हैं, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन देखते हैं कि आप वहाँ रहने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे, तो इसलिए इनको ऑन बोर्ड लेना जरूरी होता है। तो प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक चार्ट दिया जाएगा, आम चार्ट जो बच्चे बनाते हैं आमतौर पे क्लासेस के अंदर, तो इस तरह के चार्ट आपको दिए जाएंगे और स्टिकी नोट होंगे, स्टिकी नोट के ऊपर आप राइट डाउन कर सकेंगे। ठीक है, स्टिकी नोट ये इसलिए होते हैं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं विद एज यू गो इन द एक्सरसाइज यू विल सी दैट द डायनामिक्स इज चेंजिंग, डायनामिक्स चेंज होगी, आप सिस्टम को स्टडी करेंगे, जैसे जैसे आप सिस्टम को स्टडी करेंगे आप का जो एक्सपीरियंस अबाउट द सिस्टम है बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब एक्सपीरियंस अबाउट द सिस्टम बढ़ता जाएगा तो आपने इनिशियल जो लूप्स लगाए होंगे आप उसको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, अपडेट करते जाएंगे तो आपको जो है कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना, आपने पेंसिल इस्तेमाल करनी और स्टिकी नोट इस्तेमाल करनी। तो स्टिकी नोट ये होते हैं कि आप उसको वहां से उठा के किसी दूसरी जगह लगा सकते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह लगा सकते हैं, तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट काजेस और कंसिक्वेंसेस ये सारे चेंज होते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने उस चार्ट के ऊपर, अभी हम दिखाएंगे आपको, चार्ट भी दिखाएंगे और उसका ये बताएंगे किस तरीके से करना है। तो एक स्टिकी नोट मिडल ऑफ द चार्ट में लगाना है। ठीक है, और ये होगी हमारी प्रॉब्लम वेरिएबल। प्रॉब्लम वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई थी कि आपने किसी प्रॉब्लम को स्टडी करना है, उसको लेके चलना है। तो प्रॉब्लम वेरिएबल यहाँ पे जैसे फ्लड की बात हो रही है तो आप फ्लड ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने कॉजेज लगाने, कॉजेज की स्टेजेस हैं,
पहले प्रॉब्लम वेरिएबल के साथ जो कॉस्ट लगे, जैसे ये प्रॉब्लम वेरिएबल है, इसके साथ ये जो कॉजेस लगे ये डायरेक्ट कॉजेस कहलाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, एक्सरसाइज है एक, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें ये डायरेक्ट कॉजेस हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट कॉजेस आएंगे, फिर थर्ड ऑर्डर कॉजेस आएंगे। तो पहले ये जीरो ऑर्डर कॉजेस हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर काजेज हैं, फिर सेकंड ऑर्डर काजेज हैं, फिर थर्ड ऑर्डर काजेज हैं, फिर फोर्थ ऑर्डर काजेज हैं, एंड सो ऑन। आप इस तरीके से काजेज लगाते जाएंगे, यानी आप सिस्टम को माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो फिर काजेज को आप कनेक्ट करेंगे प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने आपने राइट हैंड साइड पे कंसिक्वेंसेस लगाने हैं, यानी जो प्रॉब्लम है वो क्या कर रही है। ठीक है, जैसे मैं एक प्रॉब्लम कहूँ, वही जो पावर ब्रेकडाउन हमने कहा, तो उसके काजेस क्या होंगे? उसके काजेस होंगे कि दरियाओं में पानी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कॉज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते। सेकेंड कॉज, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे पास जो है इंपोर्ट कैपेसिटी नहीं है, और हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से जो है फ्यूल वो भी नहीं कर सकते। थर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं दरियाओं में पानी, हमने पहला कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट रखा कि जी डैम्स में वाटर नहीं है। पीछे इसका फर्स्ट ऑर्डर कॉस्ट, दरियाओं में पानी क्यों नहीं है, अब ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, दरिया में पानी नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गई। इसका कॉज ये है कि क्लाइमेट चेंज हुई, और उस वजह से जो है ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं हुए टाइम। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक कॉज आ गया, फिर क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम होगी, फिर उसका कॉज आ गया, इस तरीके से चलेंगे। कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस ये हैं, जैसे पावर ब्रेकडाउन करें तो हम कंसिक्वेंस में कहेंगे कि जी इंडस्ट्री बंद हो गई, पावर ब्रेकडाउन की वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये कंसिक्वेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कंसिक्वेंसेस को ये चौथे स्टेप के ऊपर फीडबैक लूप से जोड़ना है, जिसमें आपका ये जो फाइनल कंसिक्वेंस है उसको आप किसी कॉज के साथ जोड़ते हैं, तो ये एक लूप बन जाता है। ठीक है, इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं कि ये इसको किस तरीके से चलना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं उसकी। फर्स्ट डेफिनेशन, लेट्स से हमारे रोड के ऊपर ब्लॉकेज रहती है और हम ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो ट्रेवल टाइम इंक्रीज हो गया, हम जब निकलते हैं ऑफिस में हमें ब्लॉकेज मिलती है रोड के ऊपर, तो ट्रेवल टाइम हमारा इंक्रीज है। तो ट्रेवल टाइम इंक्रीज होने की वजह से ये एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के दो काजेज हो सकते हैं, या तो हाईवे कैपेसिटी कम है या ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, इन दो वजह से ट्रेवल टाइम जो है हमारा इंक्रीज हो गया, ये काजेज हैं। ठीक है, हाईवे कैपेसिटी, अब देखते हैं कि हाईवे कैपेसिटी का क्या है। हाईवे कैपेसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो ट्रेवल टाइम हमारा कम हो जाएगा, ट्रैफिक वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे तो ट्रेवल टाइम हमारा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन, ये किस तरीके से देखते हैं। पॉजिटिव साइन हमने कब लगाना है? जब एक पैरामीटर की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है, यानी उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा कम होता है। तो ट्रैफिक हाईवे कैपेसिटी बढ़ती है तो ट्रैवल टाइम में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी, ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ता है तो ट्रैवल टाइम इंक्रीज हो जाता है, ट्रैफिक वॉल्यूम कम होता है तो ट्रैवल टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो या तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेगेटिव में कब आएगा? नेगेटिव में जब आएगा जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम हो रहा है। हाईवे कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो ट्रेवल टाइम कम हो रहा है, हाईवे कैपेसिटी को कम कर रहे हैं तो ट्रेवल टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपने पोलैरिटी इस तरीके से हर एरो के ऊपर लगानी है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है।
उसके बाद ये इसने बताया है कि आप हाईवे कैपेसिटी बढ़ रही है तो ट्रैवल टाइम डिक्रीज हो रहा है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसके इनडायरेक्ट काजेस लगाने हैं। हाईवे कैपेसिटी क्यों ट्रैफिक वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है जी? ट्रिप्स पर डे ज्यादा हो गए, ट्रिप्स पर डे ज्यादा हो गए, लोग ज्यादा सफर करने लगे, टू एंड फ्रो ज्यादा सफर कर रहे हैं, ठीक है। कार चलाने की अट्रैक्टिवनेस ज्यादा हो गई, लोगों ने पब्लिक राइडशिप को छोड़ दिया, बसों में सफर नहीं करते, अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, अपनी गाड़ियों पे सफर करते हैं, उस वजह से भी ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो अब ट्रिप पर डे का के इनडायरेक्ट काजेस की तरफ जाते हैं। एडिकेसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर करना बंद कर दिया है, जिससे या रेवेन्यू ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कम हो गया या ज्यादा हो गया। बसों की हालत ज़ाहिर इस तरह की नहीं है कि लोग उसमें सफर करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं। रेवेन्यू ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ेगा तो एडिकेसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, यानी बसें अच्छी आएंगी, वो लोग ज्यादा उसमें सफर करना पसंद करेंगे। अगर लोग सफर करना पसंद करेंगे तो कार नहीं यूज करेंगे, कार नहीं यूज करेंगे तो ट्रिप्स पर डे उनके कम हो जाएंगे, ट्रिप्स पर डे कम होंगे, ट्रैफिक वॉल्यूम कम होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम कम होगा तो ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। तो ये जो है ट्रैवल टाइम को हमने फीडबैक एक लूप दिया, जिसमें हमने अट्रैक्टिवनेस ऑफ ड्राइविंग कार उसके साथ जोड़ दिया। यानी कि अगर आपका ट्रैवल टाइम कम है तो आप कार ड्राइव करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप के पास रोजाना ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो आप कहते हैं कि यार मैं अपनी गाड़ी निकालूं, उससे बेहतर है कि मैं मेट्रो पे चला जाऊं, ठीक है। तो ज्यादा फिर लोग यही करेंगे कि अगर ट्रैफिक ब्लॉक है और रोजाना यही मसला है तो वो ये कहते हैं कि मेरे घर के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसी से चले जाते हैं तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है जिसको स्टडी करना है। तो इसके कंसिक्वेंस क्या होंगे कि प्रेशर टू रिड्यूस कंजक्शन होगी, लोग कहेंगे कि जी इसको ट्रैवल टाइम को जो है इम्प्रूव किया जाए और नई रोड्स बनाई जाएं। गवर्नमेंट नई रोड बनाएगी, नई रोड बनाने से हाईवे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये फीडबैक लूप है। तो यहाँ पे जो कंसिक्वेंस है उसको हमने अटैच कर दिया हाईवे कैपेसिटी के साथ, ये फीडबैक लूप है। तो इस तरह देखें अब एक लूप बन गया है। हाईवे कैपेसिटी इंक्रीज तो ट्रैवल टाइम डिक्रीज, ट्रैवल टाइम डिक्रीज तो प्रेशर टू रिड्यूस कंजक्शन डिक्रीज, प्रेशर टू रिड्यूस कंजक्शन डिक्रीज तो रोड कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। जब रोड कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो विद द डिले यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस ऑफ ड्राइविंग कार इंक्रीज हो जाएगा। ट्रैवल टाइम डिक्रीज हुआ ना तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे और गाड़ियां खरीदने की वजह से ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर हाईवे कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर हाईवे कैपेसिटी कम है फिर ट्रैवल टाइम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर टू रिड्यूस कंजक्शन कम हो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर टू रिड्यूस कंजक्शन इंक्रीज होने की वजह से नई रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाईवे कैपेसिटी इंप्रूव होगी। लेकिन जैसे ही ट्रैवल टाइम इंक्रीज होगा अट्रैक्टिवनेस टू ड्राइविंग कार रिड्यूस हो जाएगी, वो रिड्यूस होगी तो लोग बसों पे सफर करेंगे, बसों पे सफर करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा सिस्टम जो है उसको स्टडी करना है। तो ये इसमें एक और लूप आ गया। अब ये 3 लूप आ गए, एक लूप ये ट्रेवल टाइम का है और एक ये तीसरा लूप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइडशिप का आ गया। यानी आपने ये जो ले लिया, ओके। तो ये 3 लूप जो वहां पे बनाए हैं तो ये 3 लूप जो हैं यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं। अगर ट्रेवल टाइम इंक्रीज होता है तो प्रेशर टू रिड्यूस कंजक्शन इंक्रीज होती है, रोड कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होती है, हाईवे कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ट्रेवल टाइम रिड्यूस होता है। ट्रेवल टाइम रिड्यूस हो गया, ट्रेवल टाइम रिड्यूस होने के बाद अट्रैक्टिवनेस ऑफ ड्राइविंग कार इंक्रीज हो जाती है, ट्रिप पर डे इंक्रीज हो जाते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ट्रेवल टाइम फिर इंक्रीज हो जाता है। ट्रेवल टाइम इंक्रीज होने के बाद अट्रैक्टिवनेस ऑफ ड्राइविंग कार जब इंक्रीज हो जाती है तो लोग मेट्रो पे कम सफर करते हैं, मेट्रो खाली चलती है,
तो राइडशिप कम हो गई, राइडशिप कम हो गई तो रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, गवर्नमेंट को उसको जारी रखना मुश्किल हो गया, जारी रखना मुश्किल हो गया तो उन्होंने एडिकेसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कम कर दिया, एडिकेसी वो उन्होंने उसको बंद किया तो फिर लोग कारों पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिस्टम की डायनामिक्स को आपने स्टडी करना है। तो ये 3 किस्म के लूप इसके अंदर मौजूद हैं, एक को हम बैलेंसिंग लूप कहते हैं, एक को रीइंफोर्समेंट लूप कहते हैं। 2 बैलेंसिंग लूप है, रीइंफोर्समेंट लूप है। पॉलिसी के लिए रीइंफोर्समेंट लूप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंसिंग लूप में जब भी आप कोई पॉलिसी डालेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट है, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिस्टम कस्टमाइज हो जाएगा कुछ अर्से के बाद, और कस्टमाइज होने के बाद उस पॉलिसी को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसका इम्पैक्ट आपने जितनी भी उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो डूब जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आपका रीइंफोर्सिंग लूप है ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग बिहेवियर है, तो ये कंटिन्यू रहता है, ये कंटिन्यू 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 ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये लूप्स को हम बाद में नाम दे देंगे। ये इन्होंने पॉलिसी टेस्टिंग की है, पॉलिसी क्या थी कि रोड कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट उन्होंने की और अट्रैक्टिवनेस ऑफ ड्राइविंग कार इंक्रीज हो गई, ट्रेवल टाइम इंक्रीज हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइडशिप डिक्रीज हो गई, पब्लिक रेवेन्यू डिक्रीज हो गया, एडिकेसी डिक्रीज हो गई, अट्रैक्टिवनेस ऑफ ड्राइविंग कार फिर इंक्रीज हो गई, तो ट्रैवल टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया। तो रोड जो बनाई थी वो पॉलिसी कुछ अर्से चली, शॉर्ट टर्म पॉलिसी में चली, उसके बाद फिर वो बैठ गई। अब नया लूप आ गया कि अब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर सफर करना छोड़ दिया, तो जो मेट्रो थी उसके ऊपर लोगों ने सफर करना छोड़ दिया तो उसका रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया। गवर्नमेंट ने उसको अगर फैसला किया है कि हमने इसको कंटिन्यू करना है तो वो उसके ऊपर सब्सिडी दे दी, सब्सिडी दे के वो जो है एक लूप और आ गया। दूसरा ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि जी आप पब्लिक राइडशिप पे ज्यादा सफर करें ताकि फ्यूल की बचत हो, नंबर 1, नंबर 2 जो है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इंप्रूव हो, नंबर 3 जो आपकी रोड कैपेसिटी है वो विद इन द लिमिट रहे, गवर्नमेंट को नई रोड के ऊपर पैसे लगाने की जरूरत ना हो बल्कि वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो एजुकेट किया जाए लोगों को कि जी अगर आपने जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करें ताकि गवर्नमेंट को भी फायदा हो, हमें रोड्स बनाने की भी जरूरत ना हो और लोगों का ट्रैवल टाइम भी बच जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने मॉडल्स बनाने, तो जब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के मॉडल बन जाते हैं, जैसे मैंने स्टेक होल्डर ग्रुप डिस्कस किए थे, 7-8 स्टेक होल्डर ग्रुप आपके पोटेंशियल स्टेक होल्डर ग्रुप बन जाते हैं, उनके अगर आप मॉडल बना लेते हैं तो बात आती है कि हर एक के मॉडल अलग अलग है, उनको मर्ज कैसे करना है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि ये 2 मॉडल मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये 2 मॉडल डिफरेंट स्टेक होल्डर के मॉडल्स हैं और इनको मैंने एक मॉडल के अंदर मर्ज कर दिया। मैंने वो वाले वेरिएबल जो एक मॉडल के अंदर थे वहां और दूसरे मॉडल में नहीं थे, कुछ तो कॉमन वेरिएबल थे, जैसे ये सरफेस वाटर सप्लाई है तो सरफेस वाटर सप्लाई यहाँ स्टेक होल्डर नंबर 1 ने भी कहा था, स्टेक होल्डर नंबर 2 ने भी कहा था, तो वो मुझे रखने की जरूरत नहीं है। वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्टेक होल्डर 1 ने भी कहा था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्टेक होल्डर 2 ने भी कहा था, तो रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम जो कम्प्रीहेंसिव मॉडल है उसको उठा लेंगे, जिस स्टेक होल्डर ने ज्यादा पैरामीटर्स डाले हैं उस स्टेक होल्डर को के मॉडल को एज अ बेस मॉडल उठा लेंगे, उसकी काउचल लूप डायग्राम को उठाएंगे और बाकी स्टेक होल्डर के हम जो वेरिएबल्स हैं और स्टेप्स हैं उसमें डालते जाएंगे और लिंक्स लगाते जाएंगे, लूप्स बनाते जाएंगे, पॉलिसीज मार्क करते जाएंगे और फाइनल मॉडल को इस तरीके से मर्ज मॉडल को डेवलप करेंगे। स्टेक होल्डर के मर्ज मॉडल डेवलप करने के बाद सारे स्टेक होल्डर्स को पहले हमने इंडिविजुअल इंटरव्यूज किए थे स्टेक होल्डर्स के और काउचल लूप डायग्राम्स बनाई थी, और उसके बाद जब हमारा मर्ज मॉडल बन जाता है तो हम सारे स्टेक होल्डर्स की एक वर्कशॉप करेंगे, स्टेक होल्डर को एक कॉमन जगह पे बुलाएंगे और स्टेक होल्डर्स को जो हमारी मर्ज डायग्राम है वो दिखाएंगे, उसकी प्रोजेक्शन करेंगे, उसकी पॉलिसीज, उसके प्रोसेसेस, उसकी डायनामिक्स और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके उनमें जो भी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज होंगे
उनको इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद जो फाइनल हमारी डायग्राम है उसको हम अपने मॉडलिंग सेक्शन में भेज देंगे ताकि उसका सिस्टम डायनामिक मॉडल जो है डेवलप किया जा सके। तो कन्फ्लिक्ट व्यूज ये होते हैं कि एक स्टेक होल्डर कहता है कि जी ए बी को मुतासिर करता है, जैसे पहले मॉडल में ए का इम्पैक्ट बी वेरिएबल पे होता है, कंट्रोवर्सी टाइप नंबर 1 है, ए का इम्पैक्ट बी पे ही होता है, ठीक है। नंबर 1 में दोनों स्टेक होल्डर एक ही चीज कह रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी नंबर 2 में वो कहता है कि नहीं सी भी इसका बी का इम्पैक्ट ए बी को भी इम्पैक्ट करता है, सी को भी करता है और बी सी को भी इम्पैक्ट करता है। और तीसरा स्टेक होल्डर जो है उसने ए का इम्पैक्ट कहा है कि ए और बी करते हैं। तो ये 4 स्टेक होल्डर हैं। एक कहता है कि ए बी को इम्पैक्ट करता है, दूसरा कहता है ए बी को इम्पैक्ट, बी और सी को भी इम्पैक्ट करता है, और तीसरा कहता है बी सी को भी इम्पैक्ट करता है। तो हम जो है इसकी एग्रीमेंट ये लेंगे कि हम इसको डिटेल कर देंगे, यानी हम ये कहेंगे कि ए बी को और सी को दोनों को इम्पैक्ट करता है और इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा मॉडल जो है वो कहता है कि बी ए को इम्पैक्ट करता है और एक कहता है ए बी को इम्पैक्ट करता है। तो हम इसमें डबल लगा के उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। मर्ज मॉडल में देखें ये इसने दोनों को डबल एरो दे दिए हैं मर्ज मॉडल के अंदर, ठीक है। और इसको साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो ये हमारा जो स्टेक होल्डर की फाइनल वर्कशॉप होगी उसके अंदर ये हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे स्टेक होल्डर वहां होंगे और इसको हम रिजॉल्व करेंगे कि आया ए बी को इम्पैक्ट करता है कि बी ए को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। कंट्रोवर्सी टाइप 2 में हम जो है ये जो लिंक बी सी को इम्पैक्ट करता है इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो हम जो मर्ज कैजुअल लूप डायग्राम बनाएंगे उसमें जहां जहां हमें ऐसे साइंस नजर आएंगे जिसमें एक स्टेक होल्डर कोई और बात कह रहा था, दूसरा कोई और बात कह रहा था, उसको हम निशान से मार्क कर लेंगे और स्टेक होल्डर की कॉमन वर्कशॉप करके उसमें उसको डिस्कस करेंगे। जो कल का शेड्यूल है, जो आपने ये एक्सरसाइज करनी है, उसमें 20 मिनट्स हैं जिसमें आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन बनानी है, यानी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। इसके लिए 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। आप प्रॉब्लम को सोच के आए, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद जो है आप ये 20 मिनट्स में गूगल सर्च कर लें ताकि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं किस हद तक डेवलप है, उसका क्या ट्रेंड है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इन फ्यूचर क्या होगा, वो सारी चीजें जो है इन 20 मिनट्स में आप अपने जहन के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें और अपने रोल डिस्क्राइब कर लें। अगर एक टेबल के ऊपर 4 स्टेक होल्डर बैठे में और 5वां फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर का रोल डिफाइंड है, 4 स्टेक होल्डर जो हैं वो अपने रोल जो है डिफाइन कर लें कि इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटलिस्ट होगा, कौन सा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा, कौन सा जो है इसमें एग्रीकल्चरिस्ट होगा, कौन सा जो है इसमें इकोनॉमिस्ट होगा, ठीक है। वो सारे चारों रोल डिफाइन करके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे। तो रोल डिफाइन ये 20 मिनट इसलिए होंगे। 30 मिनट में आपने अपनी प्रॉब्लम को लगा देना है दरमियान में चार्ट के ऊपर, और उसके बाद काजेस लगानी है। 30 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें आप फर्स्ट ऑर्डर कास्ट, सेकंड ऑर्डर कास्ट, थर्ड ऑर्डर कास्ट, फोर्थ ऑर्डर कास्ट, आप काजेस लगाते जाएंगे और उनके दरमियान में लिंकेज और पोलैरिटीज मार्क करते जाएंगे। उसके बाद 30 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आपने कंसिक्वेंसेस मार्क करने, जैसे काजेस मार्क किए थे उसमें फर्स्ट ऑर्डर कंसिक्वेंसेस, सेकंड ऑर्डर कंसिक्वेंसेस, थर्ड ऑर्डर कंसिक्वेंसेस मार्क करेंगे, उनके का जो लिंक लगाएंगे, पोलैरिटीज डिफाइन करेंगे। और उसके बाद जो 30 मिनट्स हैं उसमें आप फीडबैक लूप्स जो है डिफाइन करेंगे और जो है कोई उसके जो लूप्स हैं उन बैलेंसिंग होगा, रीइंफोर्सिंग होगा, क्या होगा वो डिफाइन करेंगे। और उसके बाद जो आपके पास टाइम बच जाएगा उसमें आपने पॉलिसीज डिफाइन करनी है। आपने जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर ऐसे वेरिएबल, जैसे मैं रोड कंस्ट्रक्शन की मिसाल दी ना, रोड कंस्ट्रक्शन ऐसा वेरिएबल है जिसको हम पब्लिक पॉलिसी वेरिएबल कह सकते हैं। एडिकेसी ऑफ पब्लिक राइटशिप,
ये एक प्रॉब्लम वेरिएबल हो सकता है, पॉलिसी वेरिएबल हो सकता है, सॉरी, पॉलिसी वेरिएबल जिसको हम अगर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो सिस्टम बिहेव करेगा डिफरेंटली, वो वेरिएबल ढूंढने, यानी वो वेरिएबल्स जो सेंसिटिव वेरिएबल्स हैं, जो जिनको आप समझते हैं कि अगर इन वेरिएबल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तो सिस्टम की स्टेज को या सिस्टम की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो वेरिएबल्स जो हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं, और इन वेरिएबल को अप या डाउन करने के लिए हम पॉलिसीज देखेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डिमांड ऐसा वेरिएबल है जो कम या ज्यादा करने से सिस्टम पे फर्क पड़ सकता है। तो इलेक्ट्रिक डिमांड को हम कम करने के लिए पॉलिसी, इंक्रीज इलेक्ट्रिक प्राइस, पॉलिसी हो गई गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक डिमांड एक वेरिएबल है जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ये सिस्टम की पॉलिसी को, स्टेट को चेंज कर सकता है। तो इसकी कोई पॉलिसी हम डिफाइन कर लेंगे। तो ये पॉलिसीज वगैरह आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो है आप अपने जो आपकी काजल लूप डायग्राम है उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी प्रेजेंट करेंगे। एक दो काजल लूप डायग्राम हम प्रेजेंट करा लेंगे ताकि जो भी स्टेक होल्डर हैं वो प्रोसेस को समझ जाएं, और साथ में उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट या कोई चीज़ होगी तो हम उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये है हमारा शेड्यूल। अच्छा, ये एक काजल लूप डायग्राम है जो हमने स्टेक होल्डर के साथ बनाई थी। ये आपको इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी डायग्राम किस तरह की लुक करेगी। इसमें ये जो दरमियान में वेरिएबल लगा हुआ है ये प्रॉब्लम वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद ये जो पिंक कलर में वेरिएबल्स लगे हुए हैं ये काजेज हैं। अब आप देखिए ये रोज में लगे कॉलम्स हैं। पहला कॉलम फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, दूसरा कॉलम सेकंड ऑर्डर है, तीसरा कॉलम थर्ड ऑर्डर है, और चौथा कॉलम में एक ही वेरिएबल लगा है जो फोर्थ ऑर्डर है। ठीक है, ये फोर्थ, ये काजेज हैं जो आप लोगों ने इस तरीके से लगाने, और ये इनके एरोज हैं और एरोज पे पोलैरिटी साइन लगे हुए हैं। इस तरीके से जो आपका राइट हैंड साइड है उस पे जो आपको ऑरेंज कलर के वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं ये आपके कंसिक्वेंसेस हैं। ठीक है, ये ऑरेंज और ग्रीन कर दिए इसने। मेरा ख्याल है कि स्टिकी नोट उसके पास नहीं होंगे ऑरेंज के, वरना आमतौर पे इसको हम एक ही कलर में रखते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ये कॉलम्स में लगाने हैं आपने। अच्छा, और ये जो आपको वाइट स्ट्रिप्स लगी नजर आ रही हैं जिस पे कुछ लिखा नजर आ रहा है ये पॉलिसीज है। ये सिस्टम के अंदर पॉलिसीज हैं, इसने लूप्स डिफाइन किए हैं, सिस्टम की स्टेट को स्टडी किया है, और सिस्टम की स्टेट को स्टडी करने के बाद मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं, लेवरेज पॉइंट हैं, टिपिंग पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो उसने स्टडी किए हैं जो सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ। ये जो प्रॉब्लम वेरिएबल है ना, एरो की डायरेक्शन हमेशा एक तरफ होगी। ये एरो काज से हमेशा प्रॉब्लम की तरफ, ये काजेस से हमेशा प्रॉब्लम वेरिएबल की तरफ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर हमेशा प्रॉब्लम वेरिएबल की तरफ जाएगा, सेकंड ऑर्डर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर से मिलेगा, थर्ड ऑर्डर हमेशा सेकंड ऑर्डर से मिलेगा, फोर्थ ऑर्डर हमेशा थर्ड ऑर्डर से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ऑर्डर में जो एरो है वो लगा रहे हैं प्रॉब्लम की तरफ और प्रॉब्लम को फिर आप जोड़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर कास्ट से। एरो की डायरेक्शन हमेशा एक तरफ होनी चाहिए। इसमें एरो की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो एरो की डायरेक्शन आपके यहाँ चल रही है, आपके लेफ्ट टू राइट। यहाँ से हम एरो शुरू करते हैं, पहला एरो आया, फिर दूसरा एरो आया, तीसरा एरो आया, चौथा एरो प्रॉब्लम तक पहुंच गए, प्रॉब्लम वेरिएबल। अब काजेस में जो एरोज हैं वो प्रॉब्लम से काजेस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट एरो, फर्स्ट ऑर्डर जो कंसिक्वेंसेस हैं उसमें एरो हमेशा प्रॉब्लम से कंसिक्वेंस की तरफ जाएगा, फिर सेकंड कंसिक्वेंस की तरफ जाएगा, थर्ड कंसिक्वेंस की तरफ जाएगा, हमेशा 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 इस तरह जाएगा। अगर आप एरो को उल्टी डायरेक्शन में लगा देंगे आपकी लूप नहीं बने, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी डायग्राम इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, आप इसमें फंस जाएंगे बुरी तरह।
ठीक है, इसलिए हमेशा ये कोशिश करें, और ये फैसिलिटेटर का रोल है कि वो आपकी डायग्राम को साथ साथ चेक करता रहेगा और वो ये इंश्योर करेगा कि एरो डायरेक्शन सेम जा रही है। उसके बाद फीडबैक लूप के एरो जो हैं वो हमेशा का कंसिक्वेंसेस से काजेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपकी डायग्राम इजीली बन जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज याद रखने की ये है, आप कभी भी किसी वेरिएबल के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, या लो और हाई नहीं लिखेंगे, यानी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम लो हाई नहीं लिख सकते, हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे। हम ये नहीं लिख सकते हम लो एनर्जी डिमांड, हाई एनर्जी डिमांड, हम एनर्जी डिमांड लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिख सकते कि लो पुअर ग्राउंड वाटर क्वालिटी, गुड ग्राउंड वाटर क्वालिटी, हम ग्राउंड वाटर क्वालिटी लिखेंगे। क्योंकि अगर आप पुअर ग्राउंड वाटर क्वालिटी या गुड ग्राउंड वाटर क्वालिटी या लो एनर्जी डिमांड आपने खुद ही लिख दिया, तो आप उसकी पोलैरिटी में फिर आप कैसे कहेंगे कि लो एनर्जी डिमांड अगर हाई हो रही है, तो ये तो कोई बात नहीं बनती ना। लो एनर्जी डिमांड अगर हाई हो रही है तो पावर कंजम्पशन भी हाई हो रही है। लो एनर्जी डिमांड हाई नहीं हो सकती। तो आपने सिर्फ जो है एनर्जी डिमांड आपने लिखना है। एनर्जी डिमांड अगर हाई हो रही है, एनर्जी डिमांड अगर लो हो रही है, तो आप लो हाई के वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये इसकी दूसरी चीज है। ठीक है, तीसरा ये है कि आपने फोकस रखना है आपने टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ आप फोकस नहीं रखेंगे तो ये एंडलेस एक्सरसाइज है, आप फिर इसमें फंसेंगे। ठीक है, बुरी तरह। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि आपने लूप्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, लूप्स अक्सर जो है वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फीडबैक लूप्स के लिए जो है आप वेरिएबल्स को देखेंगे और उसके बाद फीडबैक लूप्स को लगाएंगे। चौथी प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है कि फीडबैक लूप लगाना अक्सर जो है प्रॉब्लम हो जाता है। एक काजे लूप डायग्राम के अंदर मोर और लेस 3 और 4 ही लूप्स मिलते हैं, इसलिए ज्यादा लूप बनाने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती लूप ना बनाए। ठीक है, 3-4 लूप बनते हैं, इट्स ओके। आप एक स्टेक होल्डर हैं, आपसे 3-4 लूप बने हैं, दूसरे से 3-4 लूप बने हैं, तीसरे से 3-4 लूप बने। जब मर्ज होगी डायग्राम तो हमारे पास सिस्टम की पूरी स्टेट ऑलरेडी आ जाएगी। तो इस लिहाज से आप चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है जिसको हम ग्रुप बिल्ड पार्टिसिपेटरी ग्रुप बिल्ड सिस्टम डायनेमिक मॉडलिंग कहते हैं। इसमें पहले हम स्टेक होल्डर के पास जाते हैं, ये चार्ट के ऊपर डायग्राम बनाते हैं, फिर वेंसम में उसको लेके चलते हैं, वेंसम में इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी ग्रुप मॉडल बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद उसके स्टॉक एंड फ्लोस बनाते हैं या सिस्टम डायनेमिक बनाते हैं, उसके बाद पूरे सिस्टम की होलिस्टिक सिस्टम के पर्सपेक्टिव देखते हैं, सिनारियोस रन करते हैं, सिस्टम की रेजिलियंस देखते हैं, सिस्टम की कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है, अडॉप्टिव लर्निंग में चलते हैं। 1 ईयर 2 ईयर के बाद फिर स्टेक होल्डर को पास विजिट करते हैं। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में ये एग्जांपल्स मौजूद हैं। वो अपने मॉडल्स बना के 1-2 साल के बाद पॉलिसी ऑप्शंस उसमें सिनेरियोस रन करके देखते हैं, 1-2 साल के बाद का डेटा उसके अंदर डाल के देखते हैं कि मॉडल की जो हमने निकाली थी बिहेवियर, क्या उस बिहेवियर के मुताबिक वो चल रहा है, नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो दे रीविजिट दी स्टेक होल्डर्स और उसमें देखते हैं कि कहाँ पे क्या लूप्स हैं या क्या पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, सिस्टम रेजिलियंसी को स्टडी करते हैं, सिस्टम रेजिलियंसी को स्टडी करके जो आपके इन फ्यूचर आपने उसके अंदर कोई फैसिलिटीज डिफाइन करनी है वो कर सकते हैं। तो ये सारा है। सजेस्टेड रीडिंग है ये जी, ये एक पेपर है जो इसके ऊपर हमने पब्लिश किया था। ये सारा जो आज हमने डिस्कस किया टोटल इस पेपर के अंदर मौजूद है। ठीक है, इस पेपर के अंदर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मौजूद है जो पाकिस्तान में हुई है
रचना दोआब बेसन के अंदर। रचना दोआब बेसन हवेली इंटरनल एरिया, ये जंग टोबा टेक्सन के इलाकों के अंदर हमने वहाँ के स्टेक होल्डर्स को एंगेज करके ये एक्सरसाइज वहाँ पे की है। तो आप इस पेपर को रीड कर लें ताकि जो है आप इस एक्सरसाइज को समझ सकें और डे 2 में फुली परफॉर्म कर सकें। ओके, सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask the questions. जी, Thank you very much. Mushtaq bhai, do we have any questions? We have some questions online. तो मुश्ताक साहब आप questions उधर देख लें, मैं जो online है question answer करता हूँ। जुबैर भाई, please ask your question. OS bhai, sorry, OS bhai, please ask your question. सर बेसिकली वेल एलैबोरेटेड ये जो प्रेजेंटेशन थी, काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं, लेकिन कल की एक्सरसाइज के हवाले से मेरा एक छोटा सा कंसर्न था कि ये जो ऑनलाइन है हम है इसमें किस तरह हम ग्रुपिंग करेंगे और इसको किस तरह हम लेके चलेंगे। इंडिविजुअली हमें ये बनाना पड़ेगा या ग्रुप शेप ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए आप कुछ मैकेनिज्म डेवलप करेंगे हम? That's a good question. Dr. Saab, we are planning to do a breakout session online as well. Online हमारे काफ़ी लोग हैं, तो हम online भी एक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन Dr. Raza साहब, अगर do you have any other solution that we can possibly suggest? ये श्याम भाई, वो जो आपने टूल हमसे डिस्कस किया था M2, जी वो टूल हम मेरा ख्याल है करके, जी और वो एक अच्छी एक्सरसाइज इसलिए भी हो जाएगी जी कि हम मुख्तलिफ सिटीज के स्टेक होल्डर्स को हम बोर्ड ले लेंगे, तो ठीक उस टूल की भी टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है मेरा ख्याल है कि उस टूल को हम स्टडी करके ना, जी तो कल उस टूल के ऊपर ले लेते हैं। ठीक जो है ऑनलाइन लोग आना चाहते हैं उनको उस टूल पे ले लेते हैं, M टूल पे। जी we have quite a big number of online participants, so we can technically make a group of those as well. तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है जी। मैं आपको जो ऑनलाइन participants हैं, हम we will let you know how to link up to for the exercise for that. थैंक यू। Thank you. मुश्ताक भाई, कोई है Thank you, questions श्याम। आपकी तरफ से? जी एक तो ये बताना था कि मेरे पास इस वक्त जो है तकरीबन 22 तक या 25 लोग जो है वो फिजिकली अटेंड कर रहे हैं। हमारा जो टोटल नंबर है वो 41 है या इस तरह का है। तो इसमें से ये जो ग्रुप्स हैं ये तो कल फिजिकली यहाँ पे जो है उसको अटेंड करेंगे। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या सिस्टम डायनामिक अप्रोच सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा तक रिस्ट्रिक्टेड है कि क्वांटिटेटिव डेटा में भी जो है उसके इंडिकेटर्स ला के उसको यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक टू रिजिलियंस मेजरमेंट है कि कम्युनिटी डिज़ास्टर रिजिलियंस अगर मेजरमेंट उसकी करनी हो तो उसके लिए वैसे कौन से जो रिसर्च अप्रोचेस है वो बेस्ट है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या ट्रायंगुलेशन अप्रोच? तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं सर। हाँ, इसमें जो क्वालिटेटिव डेटा है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो काजू लूप डायग्राम में हम क्वालिटेटिव ही करते हैं बेसिकली, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है। हम क्वालिटेटिव में सिस्टम को स्टडी करते हैं और उसके प्रोसेसेस को समझते हैं, पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं, सिनेरियोज को डिफाइन करते हैं और उन पैरामीटर्स को समझते हैं जिसके लिए हमें डेटा या लुकअप टेबल्स चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में हमने इसको क्वांटिटेटिव करना होता है, जिसमें हम उसको सिस्टम डायनामिक्स मॉडलिंग या स्टॉक एंड फ्लो पे ले जाते हैं। स्टॉक एंड फ्लो उनको फुली ट्रेंड्स, सिनेरियो एनालिसिस और पॉलिसी इम्पैक्ट्स, सिस्टम की पूरी स्टडी, वहाँ पे जो भी डेटा है वहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। तो ये 2 कंपोनेंट है बेसिकली। अगर इसको कंफ्यूजन के लिए आप मिक्स ना करें, तो एक सिस्टम थिंकिंग है। अगर हम सिस्टम थिंकिंग की बात करें जिसको आज हमने स्टडी किया, तो वो इंटायरली क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव पे ही आएगा। दूसरा सिस्टम डायनामिक्स है,
सिस्टम थिंकिंग एक्चुअली लीड टूवर्ड्स सिस्टम डायनामिक्स, और सिस्टम डायनामिक्स में हम फिर वो जो भी डेटा पैरामीटर्स सारी चीजें हैं वो मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके क्वांटिफाइड फॉर्म कर सकते हैं। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। और कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताइए। जी सर, ये बड़ा क्लियर आपने बताया कि जो इनिशियल स्टेज है उसमें हम क्वालिटेटिव उसमें जाते हैं, और फिर जब हम आगे जाते हैं मॉडलिंग की तरफ तो फिर उसमें क्वांटिफाइबल अप्रोच जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो था कम्युनिटी डिज़ास्टर रेजिलियंस स्पेसिफिक था, कि टूल फॉर मेजरमेंट जो है वो कौन से टूल्स जो है या कौन सा रिसर्च अप्रोच जो है वो सूटेबल है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड अप्रोच? नहीं, वो ट्रायंगुलेशन की बात कर रहे थे आप, मेरा ख्याल है। तो ये रेजिलियंस तो आपने करना ही क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होती रेजिलियंस तो, क्योंकि आपने उसमें रिटर्न या सिस्टम स्टेजेस को स्टेट को देखना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है रिस्पेक्ट टू टाइम, अपने स्टेज पे या कंडीशंस के ऊपर कितने टाइम पीरियड में वापस आ जाता है। ड्राउट को लें, ड्राउट का पीरियड कितना होता है, ठीक है। फ्लड को लें, फ्लड कितनी देर में रिसीड कर जाता है, जो उसके डैमेजेस हैं कितने डेज में हम अरसे में रिकवर कर जाते हैं। तो ये तो हमेशा हमने क्वांटिफाइड ही करना है। अब बात आती है कौन सा मेथड, तो मैंने 2 स्टडीज की हैं, पाकिस्तान के ऊपर ही स्टडीज है, वो रेजिलियंस की स्टडी की है मैंने, ट्रायंगुलेशन मेथड ही लगाए हैं, ठीक है, उसमें ट्रायंगुलेशन मेथड ही स्टडी किया है। तो मेरा तो ख्याल है हशाम साहब उसको फर्दर एलोबरेट कर सकेंगे कि इसको क्वांटिटेटिव ही करते हैं और इसमें ट्रायंगुलेशन मेथड ही लेके चलते हैं। जी बिल्कुल, एज यू हैव सेड डॉक्टर साहब, बिल्कुल ट्रायंगुलेशन टेक्निक की ये बेनिफिट है कि आप इनिशियल ये जो फेजेस होते हैं उसमें आप क्वालिटेटिव यूज कर सकते हैं समझने को सिस्टम को, और देन क्वांटिटेटिवली उसको फिर असेस करने के लिए, एग्जामिन फर्दर करने के लिए। तो डेफिनेटली बोथ मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। लेकिन वी हैव इन आवर ऑडियंस स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। हमारे कुछ बीएस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ एमएस के हैं, कुछ पीएचडी के हैं। तो फॉर योर रिसर्च इनिशियलाइजेशन, इस तरह आप कहते हैं कि प्रपोजल लिखना है या आप एक छोटी सी सिस्टम को समझने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो शुड बी इनफ फॉर यू टू कैप्चर द मेन स्टेक होल्डर्स, द मेन इश्यूज। बट देन उसको एनालाइज करने के लिए फर्दर ऑब्वियसली ट्रायंगुलेशन के लिए यू वुड नीड to go further for further modeling technique, just the system dynamics modeling. We have a question from Rabia Noor. Rabia, would you like to ask the question or should I just read it out? आप अगर खुद ही पूछना चाहते हैं तो प्लीज खुद ही पूछ लें। The question she wants to ask is, do you think the government did enough to address the concerns raised by the stakeholders in research articles? डॉक्टर साहब आप जी आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ जी, ये असल में मसला यही है कि रिसर्चर और गवर्नमेंट इनके दरमियान में बहुत गैप है, ठीक है। वो गवर्नमेंट तक आपकी रिसर्च नहीं पहुंचती, स्टूडेंट असल में सिचुएशन इस तरह है कि स्टूडेंट रिसर्च जो है इम्पैक्टेड रिसर्च नहीं कर रहा। स्टूडेंट रिसर्च करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री या इस तरह। वो जब तक आप इम्पैक्टेड रिसर्च या कोई पॉलिसी ऑप्शंस या इस तरीके की रिसर्च आप स्टडी करते हैं तो उसका ज़रूर कोई ना कोई जो है असर होता है। लेकिन इसमें एक गैप भी मौजूद है करंटली, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के दरमियान में और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान में मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट लेके आमतौर पे, बेटा थोड़ी देर 5 से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आमतौर पे प्रोजेक्ट लेके रिसर्च को डॉक्यूमेंटेड करके इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने में
जो है कोई बेटर रोल प्ले नहीं कर। किसी भी यूनिवर्सिटी में आम तौर पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के विजिट्स नहीं है। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, ये जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है या जो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको कभी बुला के उनको रिसर्च कंसर्न्स और उनके कंसर्न्स, यानी वो क्या चाहते हैं, वो किन एरियाज पे रिसर्च करना चाहते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी को कभी कन्वे नहीं किया गया और यूनिवर्सिटी ने कभी उनको कन्वे नहीं किया कि हमने कहाँ कहाँ रिसर्च की है। तो ये जो एक गैप है, इसी को फिल करने के लिए आमतौर पे हम कोशिश करते हैं कि ये स्टेक होल्डर्स को एक लेवल पे, एक स्टेज पे लाया जाए जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ टॉक कर सकें। स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशंस के पास जाएं, उनकी रिक्वायरमेंट समझें, और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज के पास आएं और अपने रिसर्च एवेन्यूज दें। तो उसके लिए जो है ये एक्सरसाइज हेल्पफुल है। अच्छा, Rabi, does that answer your question? ठीक है। The next question, Inayatullah भाई ने question पूछा है कि sir, what steps can we take to overcome policy failure problems as you mentioned in Green Revolution in Pakistan? उसके लिए सिस्टम को पूरी तरह समझना होगा। देखें, आपकी प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कांटेक्ट नहीं है कॉमन स्टेक होल्डर्स के साथ। तो जब वो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, आपके कॉमन स्टेक होल्डर उसको ऑन नहीं करते। वो उसको एडजस्ट करने के लिए सेल्फ एडजस्टमेंट करते हैं। तो सेल्फ एडजस्टमेंट करने की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। यानी दो एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं अभी करंटली सिस्टम के अंदर। एक आपके डिसीजन मेकर्स हैं और एक आपके मार्जिनल स्टेक होल्डर्स हैं। तो जो पॉलिसी आती है उसके इम्पैक्ट के तौर पे जो कॉमन स्टेक होल्डर हैं वो खुद पॉलिसी अपनी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जी हम पावर को इंक्रीज करेंगे, पावर स्टेशंस लगाएंगे। उन्होंने कोई बाहर से आईपीपीस को बुला लिया, उनके साथ मुआहदे कर लिए और उन्होंने उनके साथ मुआहदे करके उन आईपीपीस के यहाँ पे कोई पावर प्लांट्स वगैरह लगा दिए। ठीक है, अब कॉमन मैन को उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो जैसे ही उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई, लोगों ने कहा कि प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, इससे बेहतर है कि मैं जो है सोलर लगा लूं। ठीक है, जैसे अब हुआ है एग्रीकल्चर में बहुत सारे फार्म्स पे फार्मर्स ने सोलर लगा ली। अब ये सोलर की पॉलिसी फार्मर्स की अपनी है, उन्होंने स्टडी नहीं किया कि जो ग्राउंड वाटर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा। वो सोलर लगा के सोलर तो पंप कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में उनके पास ग्राउंड वाटर नहीं होगा। सोलर पॉलिसी उन्होंने बनाई, लेकिन ये पॉलिसी फेल हो जाएगी क्योंकि रिचार्ज वेल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे, अगर ये जो पॉलिसी मेकर है उसके दरमियान में और जो दूसरे एक्टर्स हैं जो उसके काउंटर पॉलिसी बनाते हैं, इन दोनों के दरमियान में अगर कोई ब्रिज बन जाए तो दोनों बैठ के कोई ऐसी पॉलिसीज बना लें जो फायदेमंद हो। जैसे मैंने एक मिसाल दी आपको उसकी आईपीपीस की, अगर दोनों मिल जाएं और ये पॉलिसी बना लें कि जी हम सब्सिडी देते हैं या लोन देते हैं लोगों को कि वो सोलर लगा लें अपने घर के ऊपर और नेट मीटरिंग कर लें, ये भी एक पॉलिसी। तो नेट मीटरिंग से वैसे ही उनको उसको करने की जरूरत नहीं पेश आती। तो ये एक किस्म की जो है एंगेजमेंट है जो लोगों को आपस में स्टेक होल्डर्स को के लिए जरूरी है कि वो सिस्टम थिंकिंग के तौर पे ऑन बोर्ड आ जाएं। जी, Thank you for that question. Mushtaq bhai, do you have any questions over there in the hall? There was one question from a female student, Noor Haram.
She is asking what is the difference between system thinking and design thinking. डिजाइन थिंकिंग, ये मैंने स्टडी नहीं किया डिजाइन थिंकिंग के बारे में, ये मेरे लिए जो है न्यू वो है जी। जी that maybe I can जी आप कर लें जी आप कर लें। design thinking, ये एक it's a good question. There is actually part of design thinking that includes elements, the tools of system thinking. तो आजकल design science में ये एक काफी वो बन गया है research method के हवाले से कि we can use the same elements of design thinking, of systems thinking to integrate these two research phases. डिज़ाइन थिंकिंग में भी ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होता है और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का काम होता है कि आप एक प्रोडक्ट या एक इंटरवेंशन या एक पॉलिसी इस तरह डिज़ाइन करें कि इट अचीव्स दोज ऑब्जेक्टिव्स. तो देयर इज एन ओवरलैप between these things. Design thinking is used in different fields, but elements of system thinking and they are common between them. In fact, that's something we can actually cover in one of the next trainings. We're going to be looking at elements of design thinking for intervention policy as well, systems thinking ke tahat. So that's a very good question. I'm glad that you noticed that there are common things between them. So thank you for the question. Thank you, Hisham bhai. I just want to ask a question. So it encouraged the students that they should actively participate in tomorrow exercise. That apart from the research, where they would be able to use the system thinking approach. For example, some of them will be are passing out this month. They might be working in NGOs. Some of them will be joining government department. Some will be volunteers. Some are planning for studies abroad. So what benefits are there when they are fully involved in system thinking approach and practice it in the field, study it? What will be the benefit to them? So it attracts them that they should actively contribute tomorrow in the practical exercise. Ji sir. That's I think a good question. Actually, when we see the scope of the system dynamics or system thinking, the scope is very wide. You named any kind of system, whether it is a business system, economic system, physical system, environmental system, agriculture system, anything, you can apply this. ठीक है, किसी भी चीज में आप जाएं, ये बेसिकली ये इसकी एप्लीकेशन अगर आप इसके लिटरेचर को उठा लें तो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं, रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि ये हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर आपको अप्लाई हुआ नजर आएगा. इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेसेस. इसके ये मुख्तलिफ डोमेन से जो एक्टर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो एक मैं कहता हूँ कि किसी और सिस्टम के अंदर आपको नहीं मिलती. अगर आप फिजिकल मॉडलिंग में हैं या इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक मॉडल्स में हैं तो आप उनमें नहीं इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं. इसके अलावा डिलेज हैं, जो डिलेज सिस्टम के अंदर हैं, कोई और स्टडी या प्लेटफॉर्म सिस्टम डिलेज को स्टडी नहीं करता. ये सिस्टम डिलेज को बहुत सही तरीके से स्टडी करता है. इसके अंदर जो टूल्स हैं वो सिस्टम डिलेज भी एक पूरा फुल टॉपिक है. अगर कोई इसको फर्दर समझना चाहे तो इसकी एक बुक है बिजनेस डायनामिक्स बाय स्टरमन, वो उनको आप देख सकते हैं. उसमें बहुत डिटेल्स के अंदर सिस्टम थिंकिंग और सिस्टम डायनामिक्स और इसके एवेन्यूज और स्कोप्स लिखे हुए हैं. इसके अलावा फीडबैक प्रोसेसेस जो हैं वो आपको सिस्टम डायनामिक्स प्रोवाइड करता है. तो अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, if
even if you have changed your field, आप पहले लेट्स से इंजीनियरिंग में थे और उसके बाद आपने कहा नहीं जी मैं तो जो है ना MBA में चला जाऊंगा, तो ये वो स्किल है जो आपको दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हेल्प देगी। तो ये ऐसी स्किल है जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास टाइम है कुछ और क्वेश्चन? Because I realize the time is coming to the end. जी हैं 5-6 मिनट हैं, स्टूडेंट भाई वेट कर रहे हैं, बता दीजिए। जी जी एक क्वेश्चन तो वही डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे। व्हेन पीपल डिमांड इज हाई, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ जाती है इस तरह, तो गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइसेस, इज देयर नो अदर सॉल्यूशन फॉर दैट? नहीं, बहुत सारे सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन खासे मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे सोलर पैनल के लिए लोगों को, पार्ट ऑफ द प्रोसेस भी यही है कि आप और सॉल्यूशंस देख सकते हैं और डिस्कवर और यही करनी है ना। तो यही सिनेरियो एनालिसिस है आपका। आपने ये देखना है कि उन जगहों पे यानी सिस्टम कैसे बिहेव करता है एक पॉलिसी को, ठीक है, बूस्ट कहाँ आता है सिस्टम के अंदर, तो वो सारी चीजें आप नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं। किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए नंबर ऑफ पॉलिसीज होती हैं हमेशा, ठीक है, लेकिन उनको सिस्टम के लिहाज से स्टडी नहीं किया जाता। ये एक जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसको जो डेवलप नेशन है अब इसके ऊपर फोकस कर रही हैं कि इसको कंट्रोल कर लें, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम चल रही है। जी I think that's all for the questions. Thank you very much, Dr. Azhar Inam Saab, for giving us इस तरह आपने insight दिया हमें and informed us about this tool. I think this tool is very important and interesting for everyone, regardless अगर आप research student हैं या PhD student हैं या researcher हैं, because it helps us analyze and understand हमारे जो everyday problems हैं और systems हैं better. I think it's beneficial for all of us to sort of like apply some of these things in our own thinking in everyday life. So thank you very much, Dr. Saab, for the excellent presentation. Mushtaq Saab, thank you very much for your team organizing everything over there. It was I'm really happy to see that so many students showed up. बहुत खुशी की बात है कि इंटरेस्ट है और आप सब होस्ट कर रहे हैं इतने बड़े नंबर को, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि कल हम इस तरह ग्रुप्स में एक्सरसाइज कर सके. थैंक यू फॉर योर help for all these things as well. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Online I've already sent an email. मैंने email भिजवा दी सारे attendees को जिसमें स्लाइड्स और पेपर मौजूद है. इंशाल्लाह as soon as the recording मैं भी ऑफ कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह एक लिंक पे मुश्ताक भाई हम फिर फॉरवर्ड कर लेंगे सबको. Is that all right? जी आप मुझे भिजवा दे तो फिर